ग्लोबल पॉलिटिक्स भी या पॉलिटिकल साइंस ओनर सेमेस्टर 4 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप एग्जाम की पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस विद आंसर के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं। यह हिंदी मीडियम में आपका सिलेबस है और ये रहा इंग्लिश मीडियम में। इस पूरे सिलेबस में आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि वैश्विक राजनीति और वर्ल्ड के राजनीति में ग्लोबलाइजेशन के आ जाने से क्या इंपैक्ट पड़ा, जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के बीच में कैसे ट्रेड का लेन देन होता है, और कैपिटलिज्म क्या इंपैक्ट है आज इस पूरे सोसाइटी में, और वर्ल्ड के अंदर यूएनओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और दुनिया भर के अंदर राजनीति कैसे होती है। एक कंट्री अपने फायदे के लिए दूसरे से कैसे रिलेशन बनाता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर यही स्टडी किया जाता है। और कई सारी ऐसी थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूशंस है, जिनके बारे में हम इस पूरे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे सिलेबस से एक एक क्वेश्चन लूंगा और आपको विद आंसर के साथ समझा दूंगा। आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाएंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण में पूर्वी बनाम पश्चिमी सभ्यता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, यानी कि क्रिटिकली एवेल्यूट ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन ग्लोबलाइजेशन। आपको इस पूरे क्वेश्चन में क्या बताना है कि वैश्वीकरण के अंदर दो डिबेट चल रहे हैं, पूर्वी और पश्चिमी सिविलाइजेशन को लेकर। अब ये वेस्टर्न और ईस्टर्न सिविलाइजेशन कौन है, यानी पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है और इसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी कि क्रिटिकली एवेल्यूट करना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ अपनी इकोनॉमिक रिलेशन बनाता है, आर्थिक संबंध बनाता है और बिना किसी रोक टोक के व्यापार करता है। जो इसके पास सामान है वो इसको बेचेगा और जो इसके पास है वो इसको बेचेगा। दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का जब एक्सचेंज किया जाता है, ट्रेड एक्टिविटी की जाती है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, दैट इज नोन ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है। लेकिन पूरी दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। किसके द्वारा? एक थ्योरी है उसके द्वारा, और उस थ्योरी का नाम है यूरोसेंट्रिज्म, जिसको यूरो केंद्रवाद के नाम से जाना जाता है, जो हमें यह बताता है कि पूरी दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड रही है। पहला वो जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसको हम यूरोपियन कंट्रीज या जो नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं उन सभी को मिलाकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन बनता है। अब यूरोप के अंदर तो 27 कंट्री आते हैं। अब ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे आ जाते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई पश्चिमी सभ्यता की बात। अब पूर्वी सभ्यता में कौन आते हैं? पूर्वी सभ्यता में वो कंट्रीज आते हैं जो बैकवर्ड रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज रहे हैं, जहाँ पे गरीबी देखी जाती है, जहाँ पे महामारी देखी जाती है, जैसे एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, भारत, चाइना, ये जो एशिया के जो कंट्रीज या अफ्रीकन के कंट्रीज हो गए, ये सारे कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज रहे, इसलिए इनको ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहा गया। और जो यूरोसेंट्रिज्म जो अप्रोच है, ये अप्रोच कहता है कि दुनिया भर के अंदर सबसे सेंटर में हमेशा से वेस्टर्न सिविलाइजेशन रही है, क्योंकि यही सबसे अच्छी सिविलाइजेशन रही है। बाकी जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है ये सही नहीं रही है, इसकी ये आलोचना करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्या रीजन है, वो तो हम आगे जानेंगे। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर में रहा, लेकिन अब ईस्टर्न और वेस्टर्न को लेकर हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, संघर्ष रहा है। अब वो संघर्ष के क्या रीजन है ये हम आगे जानेंगे। तो पश्चिमी सभ्यता की डेफिनेशन क्या है? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लोग या नॉर्थ अमेरिकन जितनी भी कंट्रीज हैं, इनको कहा जाता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ऐसा क्यों कहा गया इनको, क्यों सबसे सुप्रीम माना जाता है इनको? क्योंकि यहाँ पे लोग साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, लॉजिकल सोच रखते हैं। यहाँ के लोग इतने अंधविश्वासी नहीं है। ये पश्चिमी सभ्यता वाले लोग कह रहे हैं, ध्यान रखना, जो ये थ्योरी है। एंड यहाँ पे सभी को लिबर्टी ज्यादा मिलती है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवादी व्यवस्था है, जहाँ पे बिजनेसमैन को प्रमोट किया जाता है, और सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट ओनरशिप है ये मिनिमम होती है, और ज्यादातर प्राइवेट ओनरशिप यहाँ पे होता है। तो ये हो गया वेस्टर्न सिविलाइजेशन के फीचर्स। लेकिन जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे एशिया के, अफ्रीका के जो कंट्री है, चाइना, जापान, भारत, ये सारे देश, अब इन देशों के अंदर स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को ज्यादा फोकस किया जाता है, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एंड यहाँ पे ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। साथ ही योगा, आयुर्वेद, इन सब के यही जन्मदाता है। और आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे डाइवर्सिटी पाया जाता है, यानी कि जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है मोस्टली कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी है, और कल्चरल एक्टिविटीज, जो कल्चरल ट्रेडिशन है, ये उनको फॉलो करते हैं, और इसी ईस्टर्न सिविलाइजेशन को गरीब देश भी कहा जाता है। अब आपको पहले इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। ये देखिए, आप इस वाले इमेज को देखिए,
ये जो आपको इमेज दिख रहा है, इसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, कई सारी कंपनीज है, पर कैपिटा इनकम लोगों का ज़्यादा है वहाँ पे, तो ये हो गया डेवलप्ड कंट्री। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है, आप एक बार इस इमेज को देखिए, यहाँ पे लोगों को खाने पीने में दिक्कत है, 2 वक्त की रोटी सही से नहीं मिल पाती है, गवर्नमेंट आती भी है, कई बार तख्ता पलट कर दिया जाता है, यानी कि मिलिट्री शासन ले लेती है। यहाँ पे जो विकसित आपको जो इमेज दिख रहा है, जो डेवलप्ड वाला जो इमेज दिख रहा है, ये इमेज हो गया वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, और जो डेवलपिंग में जो इमेज दिख रहा है आपको, ये हो गया ईस्टर्न सिविलाइजेशन का। इसीलिए जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, इन्होंने हमेशा अपने आप को रैशनल, बुद्धिमान, डेमोक्रेटिक कंट्री, इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाला देश माना, जबकि जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, इनको हमेशा से वेस्टर्न वाले ने दरकिनार रखा, हमेशा से इनको अनसिविलाइज्ड कहा। यहाँ पे डिक्टेटरशिप रहती है, यहाँ के लोग मंद बुद्धि के हैं, यहाँ की इकोनॉमी भी ज्यादा डेवलप नहीं है। इस तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन के द्वारा ईस्टर्न सिविलाइजेशन को दरकिनार करके इसकी खूब अवहेलना की गई। और अब यूं भी कह सकते हो कि हमेशा से कुछ समझा ही नहीं गया, और यही वेस्टर्न कंट्रीज वाले इन ईस्टर्न के देशों के अंदर आके इनको गुलाम बनाकर इनका एक्सप्लोटेशन करके खुद अमीर बन बैठे। और ये अब ये कह रहे हैं कि ईस्टर्न वाले हमेशा से अनसिविलाइज्ड रहे हैं, इनको हम सिविलाइज बनाने के लिए गए थे, इसलिए इनको हमने गुलाम बनाया था। आज ये जो डेवलपिंग कंट्रीज की ये जो इमेज दिख रही है आपको यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं इन डेवलप कंट्री के वजह से है। इसके रीजन भी यही है, क्योंकि इन वेस्टर्न कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इन्होंने ही इतिहास में कभी ना कभी इनको एक बार गुलाम बनाया था, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन किया था। इसको कौन भुला सकता है? लेकिन ये वेस्टर्न वाले अपने आप को ही सबसे सुप्रीम रखते हैं और दुनिया भर के और देशों को नकार देते हैं। इसीलिए अब आपको समझना है यूरो केंद्रित और गैर यूरो केंद्रित विचारधारा। देखो, दुनिया भर में 2 आइडियोलॉजी निकल कर आई। एक आइडियोलॉजी जो यूरोप को सेंटर में रखते हुए यूरोप को ही सब कुछ मानती है, जो भी है यूरोप है, दुनिया का दाता, भाग्य विधाता, जन्मदाता, सब कुछ यूरोप है। लेकिन एक है गैर यूरो केंद्रित, यानी कि नॉन यूरो सेंट्रिक। ये कहता है कि ऐसा नहीं है, यूरोप वाले कुछ नहीं है, जो भी है ईस्टर्न वाले हैं, एशियन अफ्रीकन वाले, डेवलपिंग कंट्रीज है, यूरोप वाले जाए बाढ़ में। ये हमेशा से अपने आप को सुप्रीम रखते हैं। तो यूरो केंद्रित वेस्टर्न कंट्री को और गैर यूरो केंद्रित ईस्टर्न सिविलाइजेशन को सुप्रीम रखता है। तो दोनों में डिबेट होता है, दोनों क्या क्या कहते हैं, चलिए समझते हैं। पहले हम बात करते हैं यूरो केंद्रित आइडियोलॉजी की, यानी कि यूरो सेंट्रिक आइडियोलॉजी। ये क्या कहते हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इसकी जो रूट है, इसकी जो जड़ है, ये एंशिएंट यूनान और रोमन सिविलाइजेशन में देखी जा सकती है। जैसे ही मॉडर्न सिविलाइजेशन की स्टार्ट होती है, तो उसमें रिनेसेंस आता है, यानी पुनर्जागरण काल आता है। ये सब आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़ा, किस तरीके से मिडिएवल पीरियड यानी कि मध्यकाल से निकलकर मॉडर्न पीरियड में आते हैं, और जब स्टेट और रिलीजन यानी कि राजा और धर्म दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और चर्च के जो फादर हैं, चर्च की जो पावर है, इसको कम कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब स्टेट जनता के अकॉर्डिंग काम करता है। रिनेसेंस के अंदर लोगों को जगाया, धर्म सुधार किया गया, एंड लिटरेचर के द्वारा लोगों के अंदर ज्ञान की अलग जगाई गई। साइंस में डेवलपमेंट हुआ, कई सारे इनोवेशन किए गए, स्पेस में किए गए, कई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। इनोवेशन से, रिसर्च से कई सारे यहाँ पे डेवलपमेंट होते हैं, नो डाउट। एंड इस टाइम पे यात्राएं की गई, जैसे 1492 के अंदर कोलंबस अमेरिका तक जाने का रास्ता ढूंढ निकालता है, सेम वैसे ही 1498 के अंदर वास्को डिगामा भारत तक आने का रास्ता ढूंढ निकालता है। तो इस तरीके से नए नए ट्रैवलर्स निकले, जो कि डाकू के रूप में निकले, कि हमें बस रास्ता ढूंढना है। एंड इनलाइटनमेंट हुआ, ज्ञान का उदय हुआ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब लोग हाथों से नहीं मशीनों से काम करने लग गए। जैसे ही मशीनों का इनोवेशन होता है जेम्स वॉट के द्वारा, अब ज़्यादातर काम मशीनों से होने लग गया। करेंसी का लेन देन बढ़ गया, अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। और इन डेवलप कंट्री या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के द्वारा उन ईस्टर्न सिविलाइजेशन के देशों को गुलाम बनाया गया, ताकि ये अपने मशीनों के लिए वहां से कच्चा माल या रॉ मटेरियल निकाल सके। और इस तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे तरक्की हुई, नो डाउट, इन्होंने गुलाम बनाया, खूब एक्सप्लोटेशन किया। इसका एग्जांपल हमें दिखता भी है। तो यूरो सेंट्रलिज्म वाले जो है, अब इनका क्या कहना है, इनमें सबसे पहला है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहता है कि यहाँ के जो समाज के लोग हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, यहाँ पे लोग ना लॉजिकल बात करते हैं, यहाँ पे लोगों को लिबर्टी ज़्यादा है। लेकिन जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, यहाँ पे इतना प्रोग्रेस ही नहीं हुआ है, ना ही वहाँ पे डेमोक्रेसी है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी है भाई, ईस्टर्न वाले में डेमोक्रेसी नहीं है। जो यूरोप से बाहर है, एशिया अफ्रीका के अंदर है, यहाँ पे इतनी डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही चलती रहती है। तो कार्ल मार्क्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही प्रमोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रगतिशील मूल्य, दैट मीन्स प्रोग्रेसिव वैल्यू की अगर बात करें तो यूरोसेंट्रिज्म, दैट मीन्स जो यूरोप के कंट्रीज है, यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इसलिए भी ज़्यादा ही सुप्रीम माना गया है क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे अलग अलग टाइम पे इनोवेशन हुआ है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशल रिफॉर्म हुआ है, कई सारे अचीवमेंट्स है, जिसके वजह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ही सुप्रीम कहा जाता है। और इसने ही मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत करी, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने आप को सबसे सुप्रीम रखता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि यूरोसेंट्रिज्म वाले जो है, जो यूरोप के बाहर वाले, अब वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विवेकशीलता यानी कि डिस्क्रिशन। इसका मतलब क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग हैं अपनी सोसाइटी को काफी लॉजिकल मानते हैं, कि हम साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, हम तो भाई बिल्कुल ही सही सोचते हैं, सही को सही, गलत को गलत, हम अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज वाले अंधविश्वास मानते हैं, धर्म में इतना डूबे रहते हैं, इनका ये कहना है।
और वेस्टर्न कंट्रीज वाले यानी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले लोग हैं काफी एजुकेटेड होते हैं, यहाँ पे एजुकेशन का प्रसार ज्यादा है। हाँ, ये बात ठीक है कि वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते और ना ही इतने अवेयर होते हैं, बट आज का टाइम नहीं है, उस टाइम का टाइम चल रहा है ये। तो वेस्टर्न कंट्री के अंदर लोग एजुकेटेड थे, साइंस का इनोवेशन हुआ, नो डाउट, लेकिन इस बिहाफ पे ये डेवलपिंग कंट्रीज को इस तरीके से बोले कि वहाँ पे तो लोग असभ्य हैं, खाना खाने तक नहीं आता, हाथों से खाना हमारा कल्चर है, बट ये उसको अनसिविलाइज्ड मानते हैं वेस्टर्न कंट्री वाले। इसलिए हम हाथों से खाते हैं, कई लोग चम्मच से खाते हैं, बट इनको तो भाई ये लगता है कि ये कितने बैकवर्ड लोग हैं, कितने पिछड़े लोग हैं। अरे बेवकूफो, इनको कौन समझाइए, हमारा कल्चर का पार्ट है। अभी इनको हमारे कल्चर के बारे में पता ही क्या है, बट इनको तो वेस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है, इनको तो भाई यही सबसे सुप्रीम लगती है। नेक्स्ट क्या है, सभ्यता और स्वतंत्रता, यानी सिविलाइजेशन और फ्रीडम की अगर हम बात करें तो जो यूरोसेंट्रिक वाले हैं ये पश्चिमी सभ्यता को यानी या वेस्टर्न सोसाइटी को सभ्य मानते हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का भी रिस्पेक्ट किया जाता है, जहाँ पे सभी को लिबर्टी दी जाती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री के अलावा और देशों के अंदर ऐसा है ही नहीं, इनका ये कहना है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं जिन्होंने यूरोसेंट्रिज्म का अपोज किया, विरोध किया, यानी कि गैर यूरोप वाले या नॉन यूरोसेंट्रिक आइडियोलॉजी वाले। देखिए इनमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज शामिल हैं और जाहिर सी बात है कि इन्होंने यूरोसेंट्रिज्म यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता इसका विरोध किया। अब इन्होंने विरोध किस आधार पर किया है, चलिए आपको मैं एक एक करके पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है असभ्य और निरंकुशता का खंडन करना, यानी कि अपोजिशन ऑफ अनसिविलाइज्ड एंड डेस्पोटिज्म। देखिए जो वेस्टर्न सोसाइटी ने कहा कि हम ही सिविलाइज्ड हैं लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज वाले नहीं हैं, तो इसके विरोध में ये क्या कहते हैं, नॉन यूरोपियन वाले ये कहते हैं कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी के द्वारा हमेशा से यही प्रचार किया गया कि जो नॉन यूरोपियन है ये अनसिविलाइज्ड है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप रहता है हमेशा से, बट ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया गया। इसलिए आप देखोगे जब फ्रांस ने अफ्रीका के कई देशों को गुलाम बनाया, अल्जीरिया वगैरह को, तो वहां पे जाके यही कहता था कि हम तो सिविलाइज्ड बनाने आए हैं आप सबको, हम तो तुम्हें सभ्यता सिखाने आए हैं। वाह भाई क्या महान है। तो ये गोरे चमड़ी वाले लोग इस तरीके से लोगों को पागल बनाया करते थे। लेकिन आप जरा खुद सोचिए, जहां से सभ्यताओं का उदय हुआ, ये हड़प्पा सभ्यता भूल गए हैं क्या, दुनिया की इतनी पुरानी सभ्यता, तो जहां से सभ्यताओं का उदय हुआ ये उनको ही नहीं समझते भाई। इसलिए एक दो सभ्यता नहीं, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, कई सभ्यताओं का ओरिजिन हुआ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, लेकिन फिर भी वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा नॉन यूरोपियन कंट्रीज को अनसिविलाइज्ड कह के ही पुकारा जाता है, जिसका नॉन यूरोपियन सिविलाइजेशन के द्वारा विरोध किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए गैर यूरो केंद्रित जो विचारधारा है, ये विचारधारा कहता है कि जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है यानी कि यूरोप के बाहर वाले, एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन वाले, यहाँ पर डाइवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग कल्चर है, सबका अपना अपना रिलीजन है। अब ऐसे में ये उनकी समृद्धि है, ये तो उनके लिए अच्छा है कि उनको हर कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा, इससे प्रोग्रेस भी होगा, अलग अलग आइडियाज, कल्चरल एक्टिविटीज भी होगी। बट इसी को वेस्टर्न कंट्री वाले ने कुछ नहीं समझा, यूरोपियन वाले ने। उन्होंने कहा कि नहीं, डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी में हाई उल्ला होता रहता है, बस दंगे फसाद होते हैं, डाइवर्सिटी के अंदर इसको मनाओ उसको मनाओ, ये चलता रहता है। देखो वेस्टर्न कंट्री को यहाँ पे एक ही क्रिश्चियनिटी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो वेस्टर्न वाले ने अपने आप को सही कहा, बट डेवलपिंग यानी कि नॉन यूरोपियन वाले ने डाइवर्सिटी को फॉलो किया। आज भी आप देखो तो भारत के अंदर डाइवर्सिटी है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन हम अपने देश के अंदर इसको निपटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अविवेकशीलता का खंडन, डेट मीन्स रिफ्यूटिंग इनडिस्क्रिशन। देखिए जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले हैं, इन्होंने गैर यूरोपीय वालों को हमेशा से यही कहा है कि यहाँ पे लॉजिकल बात नहीं की जाती, यहाँ पे अंधविश्वास, सुपरस्टिशन को फॉलो किया जाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी में ये इतने बैकवर्ड हैं। देखिए बैकवर्ड होने की रीजन ये भी है कि इन यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा काफी एक्सप्लोटेशन किया गया इन एशियन अफ्रीकन कंट्रीज का। आप इतिहास में भी देखोगे तो हमें यही मिलेगा, भारत के ऊपर 200 साल तक राज किया गया। अब जरा खुद देखिए कि अंग्रेजों के टाइम पे जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या हाल किया गया उसका। तो यही है, अफ्रीका के साथ भी यही हुआ, जहाँ पे कोयले के खान में इतने हीरे मिला करते थे, वहाँ पे इतने डायमंड का व्यापार हुआ करता था। बट इन अंग्रेजों ने क्या किया, ये गोरी चमड़ी के लोग जहां भी जाएंगे वहां पे सत्यानाश करके आएंगे, और यही इन्होंने किया। क्लियर है, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर से विवेकशील लोग हैं, विवेकशील मतलब होता है जो रैशनल लोग हैं, बुद्धिमान लोग, जहाँ पे सारी बुद्धि है। तो वेस्टर्न कंट्री वाले कहते हैं ये सब यूरोप के अंदर है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है ये, और नॉन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऐसा है नहीं। बट सरासर ये गलत है, इसका विरोध किया गया। आप जरा खुद सोचिए, वो भारत जिसने दुनिया को जीरो दिया, वो भारत जिसने दुनिया को आयुर्वेद दिया, तो ये भारत कहाँ है भाई, एशिया में ही तो है, नॉन यूरोपियन कंट्रीज तो है ही। देखिए किसी का भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, बट इन वेस्टर्न वालों ने यही प्रचार किया हमेशा से कि नॉन यूरोपियन जो है ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खत्म है ये। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में एक भ्रम फैला दिया। क्लियर है, अफवाह फैला के रखी हमेशा से, बट आज इसका विरोध किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्थिर अर्थव्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन, यानी कि रीएवोल्यूशन ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। देखिए जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ की इकोनॉमी काफी स्टेबल रहती है, जहाँ पे लोगों के द्वारा कोई भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। ये बात कह रहे हैं वेस्टर्न वाले ईस्टर्न को। लेकिन जो ये नॉन यूरोपियन वाले ये कहते हैं कि हम इतिहास में बेशक कमजोर हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी में इतिहास में जो कंट्रीब्यूशन हुआ है हम उससे सीख लेते हैं
और हमने जो इकोनॉमिक मॉडल अपनाया है वो हम अपने डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपनाते हैं। और वेस्टर्न कंट्री की कल्चर अलग है, वहाँ का कंडीशन अलग है, और जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ की डाइवर्सिटी अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। तो भाई सबका अपना अलग अलग तरीका है, इसलिए आज डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश की जाती है नॉन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। बट इन वेस्टर्न वालों ने हमेशा से यहाँ की इकोनॉमी का मजाक उड़ाया कि यहाँ की इकोनॉमी इतनी बैकवर्ड है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पे आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको। इसमें बताना है कि यूरोसेंट्रिज्म के द्वारा जिस तरीके से ये प्रचार किया गया, जो कि सरासर गलत है और जिसका कोई भी इतिहास में सोर्स नहीं दिखता कि हाँ वेस्टर्न वाले ही सबसे सुप्रीम है और ईस्टर्न वाले या जो नॉन यूरोपियन वाले हैं ये हमेशा से बैकवर्ड रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। विश्व की विकास की कहानी में पूर्व का ही योगदान है। अगर आप देखोगे तो एशियन, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दुनिया भर के अंदर। यहाँ से जो निकला है उसका नामो निशान वेस्टर्न कंट्री में था ही नहीं। वेस्टर्न कंट्री ने तो उसको अडॉप्ट कर लिया है, बट दुनिया भर में प्रचार प्रसार यही हुआ, भाई ये तो वेस्टर्न कंट्री यूनान से निकला है, भाई ये तो रोमन ने दिया है, भाई ये तो प्लेटो अरिस्टो ने दिया है। हमारे देश के जो स्कॉलर हैं, थिंकर्स है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के भी हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है। दुनिया भर के अंदर इस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया और इसलिए ये अपने आप को हमेशा से महान मानते आए हैं। जबकि इतिहास में देखा जाए तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमेशा से कमजोर रहे एशिया के मुकाबले, लेकिन डिस्कवरी यानी कि अलग अलग खोज में, आविष्कार, इनोवेशन में, रेवोल्यूशन में, क्रांतियां में ये पश्चिमी के देश अपने आप को दावा करते हैं कि यहीं पे सबसे ज़्यादा खोज हुआ है, साइंटिफिक तरीके से यहीं पे डिस्कवरीज हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, इनोवेशन हुआ है। लेकिन जो ये अब कहते हैं ये कई हजारों साल पहले डेवलपिंग कंट्रीज भारत जैसे देशों के अंदर हो चुका है। इसलिए पूर्व ने ही विश्व की प्रगति में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। पूर्व मतलब जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है। क्लियर है? इसलिए इसकी आलोचना की जाती है इन वेस्टर्न आइडियोलॉजी या यूरोसेंट्रिज्म जो आइडियोलॉजी है, जो अप्रोच है। क्लियर है? अब इसकी आलोचना और अलग अलग लोगों के द्वारा की गई, जैसे जेफरी गुंथ का तर्क है। यहाँ पे जेफरी गुंथ का आर्गुमेंट दिया गया। इन्होंने क्या कहा कि एशिया और यूरोप के बीच में जो रिलेशन है, देखिए ये वैश्वीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आज बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन स्टार्टिंग से हम देखें जो यूरोसेंट्रिज्म को सबसे सुप्रीम रखा गया, ये गलत है। यूरोसेंट्रिज्म के आइडियोलॉजी के द्वारा हमेशा से वेस्टर्न को ही दिखा गया और ईस्टर्न को हमेशा इग्नोर किया गया है। एग्जाम्पल के लिए चीन और भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में आते हैं, ये इनका डोमिनेंस है आज। बट इन वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इन एशियन कंट्रीज को इग्नोर किया जाना सबसे बड़ी भूल रही इनकी। आज जिस तरीके से प्रोग्रेस किया जा रहा है इन डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? हॉब्सन का विरोध। अब हॉब्सन का ऑब्जेक्शन किया गया यहाँ पे। देखिए हॉब्सन एक पॉलिटिकल स्कॉलर है और इसने कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज किया और इसने कहा कि पश्चिम विकास में, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ इन यूरोपियन कंट्रीज का, इसमें कहीं ना कहीं जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है, एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, इनका ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि इन वेस्टर्न वालों ने नॉन यूरोपियन कंट्रीज को पहले गुलाम बनाया और उनका फुल एक्सप्लोटेशन किया, इसलिए नॉन यूरोपियन कंट्रीज की रिसोर्सेज को बिना यूज किए आज ये वेस्टर्न कंट्री वाले मॉडर्नाइजेशन ला ही नहीं सकते थे। वहाँ पे इतना मॉडर्नाइजेशन हो ही नहीं पाता, इसलिए आज यूरोपियन कंट्रीज मॉडर्नाइजेशन का राग अलापते रहते हैं और हमेशा से पूर्व को यानी कि नॉन यूरोपियन को कुछ नहीं समझते, जिसकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट क्या है? जेम्स ब्लॉट की आलोचना। इन्होंने क्या कहा कि पश्चिम की सर्वोच्चता यानी कि जो वेस्टर्न की जो ये सुप्रीमेसी है, इस आइडियोलॉजी की आलोचना करते हैं ये, और ये कहते हैं कि जो यूरोप वासियों के द्वारा कहा गया कि वही इतिहास के निर्माता है, इसकी भी क्रिटिसाइज करते हैं। अगर हम फेयर तरीके से देखें तो जितना कंट्रीब्यूशन पूर्व का है उतना वेस्टर्न का नहीं है, बट सारा क्रेडिट ये वेस्टर्न वाले ले जाते हैं, जिसकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट क्या है? देखिए रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा यहाँ पे कहा गया है, इन्होंने अपनी कविता लिखी थी पूर्व और पश्चिम की गाथा, द वर्ल्ड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट 1889 में, जिसमें इन्होंने कहा था कि पूरब पूरब है और पश्चिम पश्चिम है और दोनों कभी नहीं मिलेंगे, यानी कि ये दोनों तो अलग अलग है, दोनों का अपना अपना रुतबा है। लेकिन जिस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज को इन्होंने इग्नोर किया, ये इनकी मानसिकता दिखाती है वेस्टर्न कंट्रीज की। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि केवल पश्चिम ने ही वैश्वीकरण को आगे बढ़ाया है, ये सरासर गलत है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने पहले तरक्की कर ली डेवलपिंग कंट्रीज का एक्सप्लोटेशन करके, इसलिए वो पहले कर सके। लेकिन आज डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों ही वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक दूसरे पे डिपेंड हो चुके हैं, क्योंकि आज डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत बड़ा मार्केट है और इसी मार्केट में ये डेवलप्ड कंट्री आके अपना माल बेचते हैं, जिसको एक टाइम पे ये हीन और पिछड़ा माना करते थे। आज हमारे पास ऐसे कई सारे सोर्सेज भी हैं जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज को बताता है कि यहाँ पे कई सारे इनोवेशन हुए हैं, जिसका पूरा क्रेडिट ये वेस्टर्न कंट्री वाले लेकर अपने आप को ही सब कुछ मानने लग गए, जिसकी पहचान करवाना लोगों को आज बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे लिए। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है? वैश्वीकरण का इतिहास और उत्पत्ति पर चर्चा करें, यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको इस पूरे क्वेश्चन में क्या बताना है? ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है, यानी कि वैश्वीकरण की डेफिनेशन क्या है, इसका क्या मतलब होता है, पहले तो आपको ये बताना है। फर्स्ट पोर्शन हो गया इसका ये। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसका हिस्ट्री क्या है, आखिर इसका ओरिजिन कब हुआ है, क्या इसका ओरिजिन आज
आज 2 साल 4 साल पहले हुआ है, नहीं, इसका इतिहास काफी पुराना है। तो वहां से आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है कि यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है और आज 1991 के बाद बहुत तेजी से ये बढ़ गया है, जब दुनिया की सारी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ जुड़ गई है और बिना किसी रोक टोक के ट्रेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। चलिए अब हम समझते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, यानी कि वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ इस तरीके की लेन देन करती है कि गुड्स एंड सर्विस का लेन देन बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरफेयर के हो सके। इजली वर्ड में बताऊं तो एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इस कंट्री के पास है वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज वो इस कंट्री को देगी, और जो इस कंट्री के पास है वो इस कंट्री को देगी। इसी के लेन देन की वजह से बिना किसी रोक टोक के ये हो पाता है, और यही रीजन है कि आज दुनिया भर के अंदर एक कंट्री का माल किसी और कंट्री में देखने को मिलता है। तो जब एक देश आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिक रूप से किसी और कंट्री के साथ अपने रिलेशन बनाता है और बिना किसी इंटरफेयर के गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करता है, एक्सचेंज करता है, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अब हम इंट्रोडक्शन को पहले समझते हैं। तो संपूर्ण विश्व जो है, इस टाइम पूरा विश्व जो है वो एक बाजार बन चुका है, क्योंकि एक देश का जो माल है वो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी देश में आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। जैसे कि हम जर्मनी में जाते हैं या फ्रांस में जाते हैं या ब्रिटेन में जाते हैं, हम किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाए, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको वेस्टर्न फूड ही मिलेंगे, आपको वहाँ पे इंडियन फूड्स भी मिल जाएंगे। अगर हम और भी किसी वर्ल्ड में जाते हैं या हम इंडिया ही में देखते हैं, हमें चाइनीज़ माल भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इस ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को एक मार्केट बना दिया है, जहाँ पे पूरी दुनिया को देखने में ऐसा लगेगा कि वहाँ की कल्चर तो हमारे देश के अंदर भी है और हमारे देश की कल्चर आज कहीं ना कहीं वहाँ पे भी है। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में भी जाते हैं तो वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी कल्चर्स, खान पान, रहन सहन सभी तरीके को लेकर जाते हैं। तो इस वजह से पूरा दुनिया एक मार्केट या वर्ल्ड मार्केट बन चुका है। विश्व अर्थव्यवस्था जो है उसमें खुलापन आ गया है। ये खुलापन का मतलब ये होता है कि एक देश दूसरे देश की इकोनॉमी, डेट मीन्स कोई भी कंपनी आती है दूसरे देश की, जिसको हम एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, उन कंपनियों को ये अपने देश के अंदर आने देते हैं। इससे क्या होता है कि खुलापन आता है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ इंटीग्रेट हो जाना, जुड़ जाना, और उनका मतलब कि आप कह सकते हो कि खुलापन आ जाना। अगर मैं इंडिया की पहले बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, देन आपको समझ में आएगा। इंडिया के अंदर खुलापन स्टार्टिंग से नहीं था मेरे दोस्त। 1991 से पहले इंडिया के अंदर जो पॉलिसी चली आ रही थी, उस पॉलिसी के तहत हमने सोशलिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एम्फसाइज या जोर दे रखा था। सोशलिज्म का मतलब ही होता है समाजवाद, जहाँ की ज़्यादातर जो यानी कि जो पॉलिसी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो या डिफेंस का, हेल्थ का, एजुकेशन का, इंडस्ट्री, बैंक, ये सब कुछ ज़्यादातर जो होती है दोस्त वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन नहीं करना है, कौन सा माल बिकेगा, कितना मतलब कि कहाँ पे क्या करना है, कौन सी इंडस्ट्री खोलनी है, ये सब कुछ एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन देखा जाए तो भारत का ये जो पॉलिसी था बहुत दिक्कत दे रहा था हमें, और 1991 में हमारी मतलब कि बहुत गरीबी सी आ गई थी, और हमें अपना सोना भी IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास हमें अपना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। उस टाइम भारत के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने एक नई पॉलिसी लेकर आए और उस पॉलिसी का नाम था LPG, लिबरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हमने क्या किया? उदारीपन लेकर आए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और फाइनली भारत की जो पॉलिसी हुई 1991 में वो चेंज हो गई। 1991 से पहले किसी भी इंडस्ट्री को भारत में खोलने के लिए भारत की सरकार से पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता था, और उस लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर कोई भी अपना व्यापार या एक कंपनी खोल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो खुलापन है वो 1991 के बाद आया, जब हमने LPG का सिस्टम अपनाया। LPG का मतलब क्या हुआ? लिबरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। या आप इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत कह देना, जो हम है ना, जो हम गैस बनाते हैं भाई खाना, वो वाला गैस नहीं है ये। LPG है ये, जिससे हमारी जो इकोनॉमी उसको बूम अप मिला, और इकोनॉमी का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो डे बाई डे इंक्रीज होते चले गए। और अगर देखा जाए तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि जो आत्मनिर्भरता होती है वो कहीं ना कहीं घट जाती है इससे, और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है इसमें आत्मनिर्भरता। हम इसमें ये कहेंगे कि एक देश से टोटली रूप से अपने ऊपर खुद सेल्फ डिपेंडेबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं, देख लीजिए आप, इंडिया अपनी ज़रूरतों का
लगभग 80% जो तेल होता है वो भारत बाहर से मंगाता है। देख लो जैसे कि ये रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, मिडिल ईस्ट जैसे इराक, ईरान, सीरिया, ये सारे कंट्रीज हो गए, यानी कि ईरान से हमारा ज़्यादातर तेल आता है। फिर भी अगर कहें हम तो हमारा रसिया से भी तेल आता है। तो हम अपने नीड का जो हमारा तेल वो बाहर से आ रहा था, हम कहीं ना कहीं हम बाहर के देशों पे डिपेंड हो गए हैं। हम अपने डिफेंस के सामानों के लिए भी हम रसिया पे डिपेंड हैं। तो आज एक देश चाहे वो किसी भी चीज़ों के लिए किसी दूसरे देश पे जरूर डिपेंड हुआ होगा, और आज इस टाइम भी वो डिपेंड है। कोई भी देश ये कह दे कि मैं दुनिया की किसी और देश से मतलब नहीं रखूंगा, मैं अपना अलग रहूंगा, जैसे कुछ समय पहले नॉर्थ कोरिया के जो पागल शासक उसने कहा था, किंग जोन ने, लेकिन क्या वो रह पाया? दूर नहीं रह पाया। ऐसा इम्पॉसिबल है आज इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में। अभी हम पढ़ेंगे कि इस ग्लोबलाइजेशन की आखिर शुरुआत कैसे हुई है। ठीक है, देखिए पहले हम ये समझते हैं वैश्वीकरण यानी कि इसका अर्थ क्या होता है और इसका परिभाषा क्या है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा, वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है आपका। ठीक है, तो वैश्वीकरण जो है इसका अर्थ एंड परिभाषा, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग एंड इसकी जो डेफिनेशन है, हम पहले ये देखते हैं। एग्जाम के अंदर पहले आप इंट्रोडक्शन जब लिख दोगे देन आपको इसकी मीनिंग व डेफिनेशन देनी होती है। मीनिंग का मतलब होता है जो इस वर्ड का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है, और परिभाषा यानी कि डेफिनेशन का मतलब होता है जो जितने भी थिंकर्स हैं उनके द्वारा जो व्यूज, उनके जो थॉट्स दिए गए हैं उनको बताना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मीनिंग और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए देखिए, भौगोलिक सीमाओं का ना होना और भौगोलिक दूरियां समाप्त हो जाना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो जो वैश्वीकरण है इसका अर्थ ही ये हुआ, द अब्सेंस ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड द एंड ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टेंस, यानी कि जो एक कंट्री है, एक कंट्री की अलग दूसरे उसके बगल में जो कंट्री है उस कंट्री के साथ इतना तगड़ा जुड़ाव हो जाता है कि जो बाउंड्री बेस लगती तो देखने में है कि बाउंड्री, चाहे मैकमोहन हम लाइन कह सकते हैं कि हमारे चाइना के बीच में लाइन है, लेकिन फिर भी जो वहाँ की जो कल्चर्स है, वहाँ की जो फास्ट फूड है, वहाँ की जो रहन सहन है, कहीं ना कहीं वो चाइना या हमारे आस पड़ोस के जो कंट्री है वो हमारे देश में या हमारे कल्चर उनके देश में देखने को 100% मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज है अब ये बिल्कुल इनविजिबल सा हो चुका है, और ये अब बिल्कुल ही मतलब कैसे होता है कि समाप्त होता जा रहा है। किसके वजह से? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सेकंड पॉइंट है, सीमाओं के बाहर जाकर राष्ट्रों के साथ संबंधों को स्थापित करना ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पाया है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं आ पाता तो इतनी बड़ी संख्या में आज लोगों का जो जुड़ाव हुआ पाया है वो जुड़ाव नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि जुड़ाव अभी हुआ है, ये जुड़ाव तो बहुत पहले से ही था, लेकिन आज जिस तरीके से एक देश दूसरे देश पर डिपेंड हो चुका है, ये आज पहली बार अच्छा देखने को मिल रहा है इस मॉडर्न टाइम में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आप कह सकते हो कि 1991 के बाद से, क्योंकि 1991 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर सोशलिज्म हार गया था, क्योंकि यूएसएसआर जो है इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था और यूएसए जीत चुका था। और यूएसए के जीतने के बाद कैपिटलिज्म की जो पॉलिसी है वो जीत गया, और इस तरीके से कह सकते हैं कैपिटलिज्म के जीतने के बाद दुनिया भर के देशों ने जो भी कंट्री, जैसे कि ईस्ट यूरोपियन कंट्री हो गए, अगर भारत की बात करें तो भारत की जो पॉलिसी हुआ करती थी वो सोशलिज्म की ज़्यादा हुआ करती थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस पॉलिसी को ज़्यादा माना करते थे, यूएसएसआर के साथ काफ़ी गहरे हमारे रिलेशन भी रहे थे। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे यूएसएसआर टूटा तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें अपने पॉलिसी चेंज नहीं की तो हमारी बर्बादी घड़ी आ जाएगी। और ये बात बहुत समय पहले 1978 में चाइना भी समझ चुका था। चाइना ने तो क्या किया, इसकी भी पॉलिसी कम्युनिस्ट कंट्री है, ये एक सोशलिस्ट पॉलिसी है, लेकिन इसने क्या किया 1978 के अंदर ओपन डोर पॉलिसी लेके आ गया। ओपन डोर पॉलिसी में आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ओवरव्यू पता चल जाए कि चाइना ने ऐसा क्या सुधार कर लिया जो कि हमने 1991 में किया। चाइना ने 1970s के डिकेड में ही कर लिया था। इसने क्या किया, ओपन डोर पॉलिसी, क्योंकि वहाँ पे भी कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट शासन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है, कोई बाहरी कंट्री की कंपनी आ नहीं सकती, कोई इंडस्ट्री खुल नहीं सकती विदाउट परमिशन गवर्नमेंट के। तो अब चाइना ने क्या किया, माओ से जो तुंग है वहाँ का जो नेता था जिसने ये सोशलिज्म लेकर आया था, वो 1976 में मर गया। अब उसके बाद यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी आई डाउन सांगपेंग के द्वारा, और उसके बाद चाई एन लाई हो गए हैं ना, इन सब के द्वारा मिलकर क्या हुआ कि इन्होंने दुनिया भर के देशों को ये कहा कि हमारे देश में आओ और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, पैसा इन्वेस्ट करो। अब इससे वहाँ के चीन के देशों को जो लोग हैं उनके रोजगार मिलना स्टार्ट हुआ और चाइनीज गवर्नमेंट को हैवी टैक्स मिलना स्टार्ट हुआ और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है सेज, डेट मीन्स एक ऐसा एरिया जहाँ के दुनिया भर के कंपनी के लोग आएंगे और इस एरिया के अंदर अपने इंडस्ट्री को लगाएंगे, इसको कहा जाता है सेज। और चाइना ने यही किया।
तो देखते देखते चाइना की इकोनॉमिक बूम अप हुई, और यही चीज़ हमने 1991 में किया जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब ये टूट गया। इसके बाद ही हमने अपनी पॉलिसीज को अंदर चेंज किया अभी हमने। क्लियर है? तो अभी हम पहले ये समझते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है, बिल्कुल एक वर्ड टू वर्ड समझते हैं। देखिए हुआ क्या दोस्त, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। वैश्वी मतलब विश्व का जुड़ना, भूमंडली मतलब भूमि का जुड़ना। और हुआ ही क्या है, आज एक देश दूसरे देश के साथ इस तरह के जुड़ गया है कि यहाँ पे अगर कोई भी घटना घट जाती है तो इसका इम्पैक्ट किसी दूसरे देश पे ही पड़ता है। आज अगर हम इस टाइम की बात करें कोरोना महामारी की, तो कोरोना कैसे हुआ, मान लो कि चाइना से निकल कर आया, हम सपोज दैट अभी बहुत सारे इसके रिसोर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, और अभी निकल के आने बाकी है। बाकी चाइना कुछ भी कहे, फादर ऑफ कोरोना चाइना ही है। देखिए चाइना में ये हुआ तो चाइनीज के अंदर जो लोग रहा करते थे, अब वो लोग दुनिया भर के लोग यहाँ पे रहते हैं, और ये लोग क्या किए, यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट से गए और तमाम देशों में अपने देश में गए, और जहाँ जहाँ पे भी गए ये इस बीमारी को साथ लेके चले गए। तो इसी से क्या हुआ, बीमारी फैलते चली गई। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही है जिसके वजह से एक देश की जो भी बीमारी हो या जो भी इन्फ्लुएंजा हो या कुछ भी जो इस देश में घट रही है वो आस पड़ोस के देशों में जरूर घटती है वो, और इसी वजह से पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पाया। तो ग्लोबलाइजेशन जिसको हम भूमंडलीकरण कहते हैं, यह वर्ड सबसे पहले जॉन नैस्मिथ के द्वारा यूज किया गया था। इसने अपने बुक में इस वर्ड को यूज किया था ग्लोबलाइजेशन को। लेकिन इसके बाद मैल्कॉम वाटर्स के द्वारा ग्लोबलाइजेशन एक बुक लिखी गई थी, कब, 1998 के अंदर। इसने सबसे पहले यानी कि अपनी बुक के अंदर ही ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर दिया। जॉन नैस्मिथ ने अपनी बुक में इस वर्ड का नाम यूज किया एंड मैल्कॉम वाटर्स ने ग्लोबलाइजेशन 1998 अपनी बुक के अंदर इसको डिफाइन किया और इसकी फीचर्स वगैरह को बताया। अगर हम ग्लोबलाइजेशन को देखें या वैश्वीकरण को, तो इसका हम वर्ड को तोड़े तो देखो, विश्व प्लस एकीकरण, यानी कि विश्व का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग देश, यानी कि वर्ल्ड मतलब डिफरेंट कंट्रीज ऑन द अर्थ। एंड एकीकरण की जब हम बात करते हैं तो आपसी सहयोग, हम पूरे वर्ड को तोड़ के देख रहे हैं इस टाइम। तो विश्व का मतलब होता है यहाँ पे पृथ्वी पे, अर्थ पे जितने भी कंट्रीज हैं, अलग अलग जितने भी कंट्रीज हैं, उनका मतलब होता है विश्व से। और एकीकरण का मतलब होता है जो भी कंट्री वर्ल्ड में जितने भी विश्व में है वो सभी क्या करे, आपसी सहयोग करें, यानी कि म्यूचुअल सपोर्ट करें या म्यूचुअल कोऑपरेशन भी कह सकते हो आप इसको। क्लियर है? तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब भी ये हुआ कि धरती पे जितने भी अलग अलग देश हैं वो आपस में एक दूसरे की सहयोग करें, म्यूचुअल कोऑपरेशन रखें, है ना, इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, पॉलिटिकल सेक्टर में, कल्चरल सेक्टर में, और एक दूसरे की सहयोग करें। अब ये सहयोग किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो ट्रेड करके हो सकता है ना, एंड इस ट्रेड के अंदर करेंसी एक्सचेंज होती है, वहाँ का गुड्स किसी और कंट्री में जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके, कैपिटल को एक्सचेंज करके, एंड टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आज पॉसिबल हो पाया है। और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वैश्वीकरण की परिभाषाएं। मैंने आपको बताया था मीनिंग हमने समझ लिया, जब हम डेफिनेशन को समझेंगे तो यहाँ पे थिंकर के व्यूज आएंगे। अब थिंकर के थॉट्स के बारे में बताना है हमें। अब यहाँ पे कम से कम आप 3 से 4 थिंकर्स के नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपको एज इट इज लिखना होता है। याद रहे, जिस भी चीज़ों को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं उन बातों को हमें एग्जाम के अंदर एज इट इज सेम लिखना होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा रखना पड़ेगा, बाकी जिस तो समझ में आ ही रहा है आप सभी को। चलिए, तो यहाँ पे कौन है, सबसे पहले प्रोफेसर एस.के. दुबे है। इनका क्या कहना है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत वे सभी शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाएं आती है जो मानव कल्याण से रिलेटेड हो। दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है जो कि ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो क्लियर है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर यानी कि मनुष्य का, मानव का कल्याण हो सके। ये किसका कहना है, ये कहना है प्रोफेसर एस.के. दुबे जी का। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोफेसर के मंसवी के अनुसार। इनका क्या कहना है कि उदारीकरण आर्थिक विकास। पहला क्या है, उदारीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि वही लिबरटाइजेशन, दरवाजे खोलना, अपने ओपन डोर करना ताकि दुनिया के देश की कंपनी हमारे देश के अंदर आ सके और कंपनी खोलकर हमारे देश के अंदर लोगों को रोजगार दे, प्लस देश की सरकार को भी इससे टैक्स मिलता है, एमएनसी वगैरह आती है। तो तभी मोदी जब कभी देश में जाते हैं, विदेश में घूमने, या हमें लगता है घूमने जा रहे हैं, एक्चुअली दोस्तों वो एफडीआई के लिए जाते हैं। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी दूसरे देश की कंपनी या देश जब हमारे देश के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको ही एफडीआई कहा जाता है। तो अब वो एफडीआई के लिए जाते हैं ताकि वो हमारे देश के अंदर
जितनी ज़्यादा भारी कंपनी आएगी उससे हमारे देश को फायदा मिलेगा। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, हम इसको भी अभी चर्चा करेंगे इसके नेगेटिव वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। इनका क्या कहना है, उदारीकरण आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी कि जो मनस्वी जी है इन्होंने ये कह दिया कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसके अंदर एक यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों का ही मिक्सअप रूप जो होता है उसको ही हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा हो और उस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन भी हो। प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस कि वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ हो, ना कि ज़्यादातर कंपनियाँ, मैक्सिमम जो कंपनी इंडस्ट्री वगैरह है ये सब गवर्नमेंट के पास ना होकर मिनिमम गवर्नमेंट के पास हो और जो मैक्सिमम है वो प्राइवेट सेक्टर के पास हो, ठीक है। तो लिबरटाइजेशन इज द ग्लोबल प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कहा गया है किसके द्वारा, राघवन के द्वारा। इनके द्वारा क्या कहा गया कि विश्व की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान जब विश्व के एक वैचारिक मंच पर होता है उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज इंडिकेट when the world's social, economic, educational, cultural and human problems are solved on the one ideological platform of the world। यानी कि जब हम कह सकते हैं जब ग्लोबलाइजेशन के वजह से आज जो भी घटनाएं घटती है तो पूरी दुनिया के देश एक ही जगह पे आकर पहले मतलब बैठते हैं, तब जाके उसका डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक देश में जो भी घटना घट रही है वो दूसरे पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो इन्वायरमेंट का कोई इशू लेते हैं और इन्वायरमेंट का जब भी कोई इशू होता है देखते हैं कि हम वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न कंट्री, यूरोपियन, एशियन, अफ्रीकन सभी कंट्री के मेंबर आके एक जगह पे बैठते हैं पहले, देन उस पर डिसाइड किया जाता है कि आगे क्या करना है। तो इसलिए जब भी ऐसा मंच, जब इन सभी इश्यूज के ऊपर एक साथ बैठा जा सके और उस पर डिस्कशन किया जा सके, जैसे ये मंच आज इस टाइम यूएनओ प्रोवाइड करवाता है दुनिया के देशों को। नेक्स्ट हमारे पास है राजकुमारी शर्मा जी के अनुसार। इनका क्या कहना है कि वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक समानता एवं मानव कल्याण के लिए किए गए जितने भी प्रयास हैं वो सभी वैश्वीकरण की परिधि में आती है। यानी कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल रूप से जो आज डेवलपमेंट किया गया है, इकोनॉमिक रूप से जो इक्वालिटी की बात की गई है और जो ह्यूमन वेलफेयर किया गया है, ये सभी के सभी ग्लोबलाइजेशन की सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दीपक नैयर के अनुसार। देखिए, आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की राजनीतिक सीमाओं के बाहर तक विस्तार करने को वैश्वीकरण कहा जाता है। मान लो कि ये एक देश है और इस देश की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो भी उत्पादन होता है, नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, जो बनाया जाता है वो इसी देश में बनाया जा रहा हो। लेकिन ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। जब इस देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के साथ, है ना, यानी कि राजनीतिक सीमाओं के बाहर, अपनी इस बॉर्डर के बाहर, ये जो मान लो ये देश का बॉर्डर है और इस देश के बॉर्डर के बाहर इस देश की गवर्नमेंट इस देश के अंदर जाके इस वाले बॉर्डर के साथ जाके संबंध बनाती है, दैट मीन्स इस गवर्नमेंट के जाके गवर्नमेंट से रिलेशन बनाती है, तो इसको ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ये कहना है दीपक नैयर का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज का ही एक्सपेंशन है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इस देश के जो प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो इस देश की वो इस देश में होगी। जैसे कि चाइना क्या करता है, अपने देश को किसी और देश में भेजता है, तो वहाँ पे भी उसकी वो सप्लाई होती है, एंड वो वहाँ पे भी मार्केट में बिकती है। तो यही किया जाता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता है। एंड गिडेंस के अनुसार इसका क्या कहना है कि विभिन्न लोगों द्वारा, है ना, विभिन्न लोगों और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के बीच में बढ़ती हुई जो डिपेंडेंसी है, इसको ही वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। और आज जो भी छोटी छोटी डेफिनेशन आप उसको लर्न कर लेना ताकि आपको याद भी रहे। गिडेंस ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आज दुनिया में एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इस तरीके से डिपेंड हो चुका है, तभी इसको ही हमने वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहा है। एंड अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने मीनिंग और डेफिनेशन समझ लिया। मीनिंग डेफिनेशन समझने के बाद हम समझने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ आखिर ग्लोबलाइजेशन का। वैश्वीकरण की जो ये प्रोसेस है ये रातों रात नहीं आ गई मेरे दोस्त, इसको आने में काफ़ी टाइम लगा है। तो ये कैसे आई है, चलिए हम पहले यही समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। ये उस टाइम से चली आ रही है जब टाइम, अब हम कह सकते हैं कि हड़प्पा का टाइम आपने सुना होगा, हड़प्पा के भी पहले का टाइम। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो चीज़ आपको ये समझ में आएगा। देखिए,
सबसे पहला जो स्टेप माना जाता है, या आप समझ लिया कि जो सबसे पहला स्टेज यहीं से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत मानी गई। जो रेशम मार्ग हुआ करता था वो चीन और यूरोप के बीच के रास्तों को जोड़ दिया करता था। तो चीन और यूरोप के बीच में रेशमों का व्यापार हुआ करता था। यहीं से जो व्यापार स्टार्ट हुआ, तो इसी को हमने ग्लोबलाइजेशन का यानी वैश्वीकरण का पहला स्टेप या पहला स्टेज कह लो आप, है ना, पहला स्तर कह लो आप। ये हो गया ग्लोबलाइजेशन का पहला स्टेज या पहला स्तर। ठीक है, तो रेशम मार्गों ने चीन और यूरोपियन कंट्रीज को आपस में जोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं था, इससे पहले भी था, लेकिन अगर हम ऑफिशियली रूप से देखें तो इस टाइम को माना जाता है। लेकिन इससे पहले देखें तो काफ़ी सारे राजा महाराजाओं के द्वारा भी पावर के लिए, धन वेल्थ के लिए किसी दूसरे देश में जाके घूमा करते थे वो, है ना, चाहे वो व्यापार के लिए या लूटने खसोटने के लिए भी कहीं ना कहीं वो जाया जरूर करते थे। तो वो अपनी आइडियोलॉजी को भी साथ में लेकर जाया करते थे। तो इस टाइम में भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के कुछ लक्षण या कुछ फीचर्स देख सकते हैं। क्योंकि जब भी एक कंट्री से लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, चाहे वो पावर्स के लिए, वेल्थ के लिए, अलग अलग गुड्स के लिए, तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबलाइजेशन के ही प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स और ग्लोबलाइजेशन के। लगभग आज से 3000 साल पहले भारत का जो ट्रेड हुआ करता था, इंडियन ट्रेड जो हुआ करता था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से यानी हड़प्पा सभ्यता का जो ट्रेड हुआ करता था, ये ट्रेड सुमेरियन की सिविलाइजेशन के साथ हुआ करता, यानी कि सुमेरियन जो सभ्यता है उस सभ्यता के साथ भारतीय हड़प्पा सभ्यता का बहुत अच्छा खासा व्यापार हुआ करता था। तो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है वो इस टाइम से हम देख सकते हैं। ठीक है, हम और भी देखें तो चाइना ने काफ़ी मतलब ट्रेड रिलेशन बनाए अपने इंडिया के साथ भी, प्लस एशियन और कंट्री और प्लस यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी। ठीक है, अगर हम बात करें लगभग फर्स्ट सेंचुरी के दौरान जब हान राजवंश का शासन हुआ करता था चाइना के अंदर, तो उस टाइम ट्रेड हुआ करते थे यूरोपियन कंट्रीज से एंड कुछ एशियन कंट्रीज से। तो ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे मैप दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे कि चाइना के बगल में कुछ कंट्री है, इनसे ये व्यापार हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था। तो इंडिया तो बिल्कुल जस्ट बगल में ही है। ठीक है, ये हुआ करता था। एंड भारत का जो व्यापारिक संबंध है, यानी कि जो इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन है, वो वेस्टर्न कंट्री के साथ साथ ईस्टर्न कंट्री के साथ साथ भी थे। यानी कि वेस्टर्न कंट्री चाहे वो इटली वगैरह हो गया, रोम हो गया, रोम दोस्त हमारे मसाले वहाँ पे जाया करते थे, बहुत फेमस थे हमारे देश के मसाले, है ना, स्वादिष्ट खाने के लिए बहुत मसाले बिका करते थे हमारे। और ईस्ट की बात करें हम तो कंबोडिया हो गया, इधर लाओस हो गया, है ना, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनके साथ भी हमारे ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया ने अपने आगे और आने वाले टाइम में अपने ट्रेड रिलेशंस और आगे बढ़ाए। किनके साथ, यानी कि जब हम गुप्ता पीरियड की बात करें, जब हम गुप्ता एम्पायर में थे, है ना, गुप्त साम्राज्य का टाइम चल रहा था, उस टाइम रोमन एम्पायर से, मैंने आपको बताया दोस्त, काले मिर्च एंड मसालों का व्यापार बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बहुत मांग थी हमारे मसालों की पूरी दुनिया भर के अंदर। एंड साथ ही दोस्त सीरिया से भी काफ़ी हमारा व्यापार हुआ, एंड ईरान के साथ, मिस्र के साथ हमारे काफ़ी ट्रेड हुआ करते थे। तो ग्लोबलाइजेशन आज से नहीं, बहुत पुराने ही टाइम से है। ये तो हमने देखा एंशिएंट टाइम की बात। अगर हम मिडिल टाइम में आ जाए तो चंगेज़ खान और तैमूर ने मिलकर लगभग पूरे दुनिया को, मतलब कह सकते हो कि, है ना, मर्ज करके पूरा जोड़ दिया, अपना एम्पायर बनाया। और इससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको काफ़ी कंट्रीब्यूशन मिला, काफ़ी हेल्प मिला इसमें। अगर हम और आगे बात करें तो मध्यकाल का यानी जो मिडिल टाइम आया, मिडीवल पीरियड के अंदर, जब इस्लाम का राइज हुआ, यानी कि राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, तो दुनिया भर में यहूदी और मुस्लिम जितने व्यापारी थे, ये दुनिया के अलग अलग भागों में जाकर ट्रेड यानी कि व्यापार करना इन्होंने शुरू कर दिया। और देखते ही देखते जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के अंदर भी मुस्लिम व्यापारी ही आए थे, और मुस्लिम व्यापारियों के द्वारा ही भारत को एक हिंदुस्तान का नाम दिया गया। तो इस तरीके से ये अलग अलग इलाकों में गए थे। तो 17वीं सेंचुरी के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम दोस्त अगर आप देखोगे तो जब 16 लगभग 100 के आसपास ये भारत के अंदर आए थे, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत के भाग्य विधाता बन बैठे थे। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का स्टेप ही कह सकते हो, वैश्वीकरण का एक कारोबार बन चुका था इस टाइम तक। और 19वीं सेंचुरी तक आते आते जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया था, प्रोडक्शन तेज़ी से हो रहा था, और जो गुड्स है उनकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी इंक्रीज होते जा रही थी, देखते ही देखते बहुत ज़्यादा। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड के अंदर,
मॉडर्न पीरियड में दोस्त हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब जो सामान पहले हाथों से बनाया करते थे, अब वही सेम सामानों को मशीनों के द्वारा, भाप के इंजन, जेम्स वाट के द्वारा जब भाप का इंजन आविष्कार कर दिया गया, इन्वेंशन कर दिया गया, तो ये जो टाइम पीरियड है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ये इसी टाइम के दौरान काफ़ी सारे मतलब अलग इन्वेंशन हो रहे थे, काफ़ी आविष्कार हो रहे थे टेक्नोलॉजी में, मशीनों में, अलग अलग चीज़ों को, है ना, औजारों में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा था। तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस वो बढ़ता भी गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी सारे नए नए मतलब कि रूट्स की खोज हो रही थी, जिसमें हम बात करते हैं अमेरिका की जब डिस्कवरी की गई थी कोलंबस के द्वारा 1492 के अंदर, तो कोलंबस ने एक नए रास्ते की खोज कर दी जिससे व्यापार और तेजी से बढ़ा। और यही सेम चीज़ 1498 में करी थी वास्को डिगामा ने। भारत तक आने तक का जो रास्ता है वो वास्को डिगामा ने खोज दिया। यूरोप से डायरेक्टली हम भारत तक आ सकते थे। इसका रास्ता जैसे ही वास्को डिगामा ने खोज दिया, उसके बाद से ट्रेड और तेजी से बढ़ता चला गया। तो मॉडर्न पीरियड के अंदर आते ही आते पुर्तगालियों के द्वारा, जो पुर्तगाल के जो व्यापारी थे, ये अफ्रीकन कंट्री में गए और साथ ही साथ इन्होंने अपने जो फैक्ट्रीज है, अपने जो ट्रेड है, उसका काफ़ी एक्सपेंशन किया और एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री और लैटिन अमेरिकन कंट्री के अंदर देशों को गुलाम बनाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई। गुलाम इसलिए बनाया गया क्योंकि एक कंट्री के पास सारे जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो नहीं हुआ करता था। इसलिए इसी कच्चे माल के लिए ये और देशों में जाते थे, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट सके, उन देशों को ये गुलाम बना लिया करते थे। जैसे इसका शिकार भारत भी हुआ। अंग्रेज भारत के अंदर इसीलिए आए थे, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले दोस्तों भारत को इन्होंने अपने पिंजरों में कैद कर लिया और यहाँ खूब लूट खसोट किया अंग्रेजों ने, तो यार खूब लूट खसोट किया। और जो ट्रेड कंट्रोल होता है पूरे देश के ऊपर, इनका ही, जो विदेशी शक्तियों का ही हो जाता है, ठीक है। एंड साम्राज्यवाद के विस्तार के रूप में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये तीन ही वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे इन यूरोपियन कंट्रीज, और ये यूरोपियन कंट्रीज में सभी नहीं थे। अगर हम बताएं दोस्तों, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, एंड स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ज़्यादातर ये 4-5 कंट्री का ही राज हुआ करता था पूरे वर्ल्ड के ऊपर देखा जाए तो, ठीक है। तो इनका जो इंपीरियलिज्म है फैलता चला गया। साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म का मतलब ही ये होता है जब एक कंट्री बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, सुपर पावर है, और किसी वो कमज़ोर कंट्री को इकोनॉमिक रूप से उस पर कब्जा कर ले और देखते देखते अपना पॉलिटिकल जो कब्जा है वो भी बना ले। तो आर्थिक और राजनीतिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरीके से उसको अपना कॉलोनी बना लेना, उसको अपना गुलाम बना लेना ही साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म के नाम से जाना जाता है। और आगे आने वाले टाइम में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो पहले का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड तक पूरी दुनिया के अंदर जो वाहवाही हुआ करती थी वो ब्रिटेन की हुआ करती थी। यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले का जो टाइम था उस टाइम तक ब्रिटेन की चला करती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो है वो ये जो टाइम पीरियड आया, मतलब कि वॉर का टाइम पीरियड था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हो गया था। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ 1945 के अंदर, तो ब्रिटेन वेट्स की जब मतलब कि एग्रीमेंट हुई, उस एग्रीमेंट के बाद दुनिया भर का जो आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक रूप से जो भी फैसले लेने का जो अधिकार है वो अब अमेरिका को मिल गया। तो ब्रिटेन के बाद शिफ्ट होगी सारी पावर अमेरिका के पास। इसी जो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, इसको हिंदी में कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के द्वारा ही IMF बना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक बनाया गया, ताकि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है इनको डिसिप्लिन के साथ किया जा सके, ट्रेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके, एंड बैलेंस जो ट्रेड है एक दूसरे देशों का वो घाटे में ना हो, इसलिए इसको बैलेंस बना के किया जा सके। इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को भी बनाया गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी के बीच में आकर वैश्वीकरण के क्या मतलब की हालात रही, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कुछ युग की हम बात करते हैं मध्य में। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत तेजी से विस्तार बढ़ता जा रहा था। बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी होते हैं जिनको दोस्तों हम MNC के नाम से जानते हैं। MNC उन्हें कहा जाता है जो इस कंट्री में, मान लो कि ये कंट्री X में है और ये कंट्री Y में जाके ट्रेड करते हैं, कंट्री C में भी जाते हैं, कंट्री D में भी जाते हैं, कंट्री F में भी जाते हैं, यानी अलग अलग कंट्री में एक ही कंपनी जाके व्यापार करती हो। और अगर दोस्त देखा जाए, जब तेज़ी से बहुत साइंस का मतलब बहुत टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था, तो ये चीज़ बहुत पॉसिबल होती चली गई। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तकनीक का विकास हो गया और इन तकनीकों के द्वारा उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, है ना, प्रोडक्शन को इंक्रीजमेंट मिला, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से मशीनों का आविष्कार हो रहा था, ठीक है। एंड नवीन ज्ञान और उत्पादों के विकासों से
देखते ही देखते तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ते चली गई, है ना, अलग अलग नॉलेज आते चली गई लोगों में, एंड टेक्नोलॉजी बढ़ता चला गया। और इन तकनीकों के विकास से ही पश्चिमी राष्ट्रों ने एक वैज्ञानिक खोज कर डाली, और पश्चिमी राष्ट्रों यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये अपना बहुत तेज़ी से इन्होंने विकास किया। वेस्टर्न कंट्री में दोस्तों एक अमेरिका भी है जो कि बहुत तेज़ी से उसने अपना विकास किया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पश्चिमी संस्कृति के प्रसार का कार्य और तेजी से हो गया, क्योंकि जिस भी कंट्री में वो जाते हैं, जिनको अपना वो गुलाम बनाते हैं वेस्टर्न कंट्री, वो वहाँ पे अपनी कल्चर, जैसे इंडिया में अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी को छोड़ दिया, ये क्रिश्चियनिटी को काफ़ी उन्होंने स्प्रेड किया यहाँ पे भारत के अंदर भी, ठीक है। एंड अंग्रेजी कल्चर तो भाई आप जानते हो यार, अंग्रेजों को ही देने भारत में, तो इस तरीके से कहा जा सकता है अंग्रेज तो चले गए लेकिन यहाँ पे उनकी कल्चर जो है वो रह गए, ठीक है। तो ये अक्सर यही करते थे, अपने कल्चर्स को और कंट्री में जहाँ पे भी जिस कंट्री ने गुलाम बनाया वहाँ पे जाके एक्सपेंशन उनका बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यातायात और जनसंचार के माध्यमों की भूमिका वैश्वीकरण के प्रसार में निर्णायक सिद्धि हुई। देखो ये तो हम आज भी जानते हैं, जब यातायात यानी कि सामानों को, लगेज को, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए साधन बन गए, चाहे वो शिप के द्वारा, नाव के द्वारा, है ना, सिल्क रोड के द्वारा या सी शोर यानी समुद्र के रास्ते के द्वारा, तो ये बहुत आसानी से एक देश का ट्रेड बढ़ता चला गया। और जनसंचार के साधनों में जैसे ग्राहम बेल्स के द्वारा फ़ोन का आविष्कार किया गया इंडिया के, अगर दोस्त देखेंगे तो बहुत ही इंडिया के अंदर भी बढ़ता चला गया। तो जनसंचार के साधनों का बढ़ना, मीडिया एंड ट्रांसपोर्ट का बढ़ना, कम्युनिकेशन के साधनों का बढ़ना, इसने ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा पॉसिबल बना दिया। आज तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी है ट्रेड करना, आप घर बैठे भी कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। शेयर मार्केट के अंदर आप एप्पल अमेरिका के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी विदेशी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो। तो ये किस लिए हो पाया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया। इंटरनेट ने बड़ी जैसे दुनिया को जोड़ दिया है, एक पूरा वेब मार्केट बना दिया। एक मकड़े का जाल जैसा होता है ना, जकड़ के रखता है, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को दोस्तों जकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को विवैश्वीकरण, नव वैश्वीकरण और वैश्वीकरण के पश्चात से अलग करता है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है व्हाट डिफरेंशिएट ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम डी ग्लोबलाइजेशन और न्यू ग्लोबलाइजेशन और पोस्ट ग्लोबलाइजेशन। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये कैसे इन तीनों से अलग है, यानी ग्लोबलाइजेशन में इन तीनों से क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं, जहाँ पे बिना किसी रोक टोक के गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, ट्रेड होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है और बिना किसी रोक टोक की जाती है ये। और आज दुनिया भर के कंट्रीज वैश्वीकरण में इन्वॉल्व है। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, ट्रेड होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है और बिना किसी रोक टोक की जाती है ये। और आज दुनिया भर के कंट्रीज वैश्वीकरण में इन्वॉल्व है। तो डेफिनेशन तो वैश्वीकरण की बहुत ईजी हो गई। लेकिन इसके बाद जो पूछा गया आपसे वी वैश्वीकरण, डी ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कोई देश वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है इसके प्रोसेस से हट जाए। अब उसको लगे कि नहीं, ट्रेड एक्टिविटी मुझे नहीं करना, दुनिया के और देशों के साथ मुझे रिलेशन नहीं बनाना, अब पूरी तरीके से कट जाए, उसको कहा जाता है डी ग्लोबलाइजेशन। जैसे एक टाइम पे नॉर्थ कोरिया के द्वारा बिल्कुल काट लिया गया था अपने आप को, दुनिया से कोई संबंध नहीं रखना, कोई रिलेशन नहीं, कोई ट्रेड एक्टिविटी नहीं। तो पहला तो ये इसका एग्जांपल होता है। दूसरा इसका एग्जांपल ये भी है कि जब कोई एक कंट्री ये कहे कि हमारे देश के अंदर वैश्वीकरण की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है और बहुत ज्यादा अपोज किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को, उसके वजह से भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रोसेस को कम करके एनवायरमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ये आपको यहाँ पे बताना है, इसलिए डी ग्लोबलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नव वैश्वीकरण यानी कि न्यू ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, ये सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। और सतत विकास का मतलब क्या होता है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ दो भाई कुछ। अगर हम सारा आज ही खत्म कर देंगे तो हमारी जनरेशन क्या करेगी? अगर आज हमने पेट्रोल खत्म कर दिया मान लो, क्या हमारी जनरेशन साइकिल पे घूमेंगी? हम तो अपनी वाली को बाइक पे घुमा लेते हैं, लेकिन क्या आने वाले जो जनरेशन है वो साइकिल पे घुमाएंगे? जरा सोचो, रखिए ना, अजीब सा लगेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा एग्जांपल आपको बताना है कि आज के रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी बच जाए, हम उसको खत्म ना कर दे, यानी उसका दोहन ना हो, उसका मिसयूज ना हो। तो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो आवाज उठाता है वो है न्यू ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि स्टार्टिंग में जो ग्लोबलाइजेशन है, सिंपल ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसमें सिर्फ अंधाधुंध विकास की बात की जाती है, डेवलपमेंट करना है, जैसे तैसे भी करना है तो करना है। नेक्स्ट क्या है? वैश्वीकरण के पश्चात यानी कि पोस्ट ग्लोबलाइजेशन। अब मान लो अंधाधुंध विकास हो गया, बहुत डेवलपमेंट एक्टिविटीज हमने कर ली, बहुत ट्रेड एक्टिविटी भी कर ली, लेकिन एक इमेजिनेशन करो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या आउटकम निकल कर आएगा, दुनिया के सामने क्या चैलेंजेस आएंगे जब वैश्वीकरण नहीं रहेगा। उस टाइम पे वैश्वीकरण नहीं रहेगा, इसका
मतलब है कि जब देश आपस में ट्रेड एक्टिविटी नहीं करेंगे, इंटरडिपेंडेंस नहीं होंगे, कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, उस टाइम पे देशों को पता चलेगा कि भाई उन देश में कितनी इनइक्वालिटी है, अपने विकास के लिए इन्वायरमेंट को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाएं देखने को मिलेगी। तो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन क्या क्या इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, तो उन सही प्रॉब्लम्स को बताया जाता है पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो ये चारों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब इन चारों में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया। एक बार मैं ये डिफरेंस एक टेबल के रूप में समझाता हूँ आपको, ताकि एग्जाम में भी आप लिख पाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं वैश्वीकरण और विवैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण तो हम सबको पता है, जहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जाती है और बिना किसी रोक टोक के साथ व्यापार किया जाता है। लेकिन विवैश्वीकरण क्या करता है, डी ग्लोबलाइजेशन, ये कहता है कि हमने वैश्वीकरण कर लिया है, हमारे देश के अंदर इनइक्वालिटी इतनी आ गई है कि अब नहीं करना हमें वैश्वीकरण भाई, अब हमें देशों से संबंध नहीं है, हमें अपने देशों के अंदर इक्वालिटी लाना है। तो क्योंकि बाहर की कंपनी हमारे देश के अंदर आकर इनइक्वालिटी पैदा कर दी है, क्योंकि हमारे देश के जो डोमेस्टिक या हमारे देश के छोटे व्यापारी वगैरह हैं, अब वो उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे, इनइक्वालिटी बढ़ गया है। इसलिए अब ये इक्वालिटी की डिमांड करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। डी ग्लोबलाइजेशन के जो सपोर्टर है और जो वैश्वीकरण के सपोर्टर है वो इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में अगर हम डिफरेंस देखें तो देशों और क्षेत्रों के बीच में ये क्या करते हैं ना, वैश्वीकरण के अंदर डिस्कवरीज की जाती है, अलग अलग इनोवेशन रिसर्च किया जाता है, साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट की जाती है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज की जाती है देशों के बीच में, मेन पर्पस प्रॉफिट होता है। लेकिन डी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि प्रॉफिट के चक्कर में इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है, हमें आपस में सहयोग को बढ़ाना होगा, हमें आपस में कोऑपरेट करना होगा, ताकि किसी के भी साथ जस्टिस का वायलेंस ना हो, जस्टिस सबके साथ होना चाहिए। इसलिए डी ग्लोबलाइजेशन वाली इक्वालिटी और जस्टिस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आउटकम। आउटकम में अगर देखें तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड आउटकम है, जिसकी वजह से कल्चर एक देश से दूसरे देश में चला जाता है, यानी कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन अब ये क्या कहते हैं डी ग्लोबलाइजेशन वाले, हमें कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना भाई, हमारे देश की जो अपनी कल्चर है हमें उसको बचा के रखना है, इसलिए हमें कोऑपरेट करना होगा ताकि हमारे देश की कल्चर ना खत्म हो जाए। और इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से यही हो रहा है, हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है। भाई हमारा कल्चर कहाँ गया, जो हमारे देश में सदियों से चला आ रहा था वो अचानक लुप्त होता जा रहा है। तो इनकी चिंता ये है, इसलिए डी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। भाई हमें तो दूर होना ग्लोबलाइजेशन से, ये आपको बताना है। तो ये हो गया मेनली डिफरेंस। नेक्स्ट क्या है, वैश्वीकरण और नव वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन और न्यू ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। वैश्वीकरण के अंदर तो व्यापार किया जाता है, फाइनेंशियल लेन देन होती है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसको बाहर जाकर बेचा जाता है, जो सरप्लस माल हुआ हमारे देश के अंदर उसको बाहर के मार्केट में बेच दिया जाता है। लेकिन जो न्यू ग्लोबलाइजेशन वाले, इनका ये कहना है कि प्रोडक्शन तो हम करते हैं, ट्रेड करते हैं, कंपनीज खोलते हैं, लेकिन इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ता है, इसका क्या। हमारे देश के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल इतनी प्रॉब्लम आती है, चाहे बाढ़, भूकंप देख लो आप, हीट वेव्स आना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद जो नुकसान होता है इसका क्या होगा। इसलिए इनकी चिंता है इन्वायरमेंट को लेकर। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के अंदर स्टार्टिंग में तो इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया, और दिया भी गया तो एक्टिवनेस नहीं दिखाया गया। लेकिन न्यू ग्लोबलाइजेशन वाले लोग चिंता दिखाते हैं, नहीं भाई हमें इन्वायरमेंट को लेकर फिक्र है और हम चाहते हैं कि विकास हो, बट इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा करना हो, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा करना हो। एंड वैश्वीकरण के अंदर इंटरनेशनल मार्केट ढूंढा जाता है, भाई कहाँ पे हम अपना माल बेचे। अब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज वाले हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये चाइना वगैरह जो अब एशिया के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो ये बड़े बड़े मार्केट ढूंढते हैं। जैसे भारत का बहुत बड़ा मार्केट है, अफ्रीका के मार्केट्स में अपने बने हुए माल को ये बेच देते हैं, सस्ता बनाएंगे महंगा बेचेंगे। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के अंदर बड़े बड़े मार्केट ढूंढे जाते हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जाके प्रॉफिट कमाया जाता है। लेकिन न्यू ग्लोबलाइजेशन वाले क्या कहते हैं कि ये माल बेचने आएंगे अपना, तो जो उस देश के व्यापारी हैं वो खत्म हो जाए, क्योंकि इनके माल के सामने कॉम्पीट नहीं कर पाते हमारे देश के व्यापारी, ट्रेडर्स। तो सोशल जस्टिस का मुद्दा रेज करते हैं ये, और इन्वायरमेंट सिक्योरिटी की बात तो ये शुरू से ही कर रहे हैं, इसलिए ये इसमें इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, इसमें सुधार हो। नेक्स्ट क्या है, देखिए ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात, हमें तकनीक को बढ़ाना होगा, तभी एक देश की उन्नति यानी कि एक देश का डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन न्यू ग्लोबलाइजेशन वाले इसमें इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तकनीक के चक्कर में इन्वायरमेंट पे कोई नुकसान ना पहुंचे, ये इसकी बात। एंड इसके बाद क्या है, वैश्वीकरण और वैश्वीकरण के पश्चात। देखो वैश्वीकरण तो आपको समझ में आ गया है, सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे, ट्रेड होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये सारी चीज बता दोगे आप। लेकिन वैश्वीकरण के पश्चात पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें इन्वायरमेंट की चिंता और पॉलिटिकल इश्यूज पे बात की जाएगी। पॉलिटिकल इश्यूज का मतलब किस तरीके से आज एक कंट्री दूसरे कंट्री को कर्ज में फंसाकर उसको अपने ऊपर इस तरीके से डिपेंड कर लेता है कि अब ये कंट्री पूरी तरीके से फंस जाता है। जैसे चाइना ने श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ किया हुआ है, ये उनको कर्ज देता है, ये उनको इकोनॉमिक हेल्प देता है, और इसकी चाल ये होती है कि अब वो कंट्रीज हम पे डिपेंड हो जाए, भाई वहां के मार्केट में हम अपना माल बेचेंगे, फुल दबा के उनका दोहन करेंगे, लेकिन अब वो कंट्री कुछ बोल ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसने कर्ज ले रखा है। तो पॉलिटिकल इश्यूज उठने स्टार्ट हो गए, और एनवायरमेंट के जो कंसर्न है उसके ऊपर बात की जाएगी पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की जाएगी, क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, सोशल जस्टिस पे बात की जाएगी। ये 3 पॉइंट्स की बात करते हैं पोस्ट ग्लोबलाइजेशन वाले जो इनके सपोर्टर्स, तो ये मेनली इनमें डिफरेंस है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, क्या भू अर्थशास्त्र और भू राजनीति एक सिक्के के 2 पहलू हैं? अपने उत्तर के पुष्टि के लिए तर्क दीजिए। आर जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स टू साइड्स ऑफ गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर। आप अक्सर सुनते होंगे भाई जियो पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका का दबदबा है, ब्रिटेन फ्रांस का दबदबा है, यूरोपियन कंट्रीज का दबदबा है। तो ये तो हो गया जियो पॉलिटिक्स, जहाँ पे एक कंट्री अपनी छोटी छोटी कंट्रीज के साथ ऐसा अलियांस बना लेता है, या दुनिया के तमाम कंट्रीज में इसका दबदबा होता है, ऐसे नहीं होता है। या तो ये डायरेक्ट कंट्रोल कर ले या इनडायरेक्ट कंट्रोल कर ले, या जियो पॉलिटिक्स के अंदर हर कंट्री चाहता है कि उसकी सबसे ज्यादा दादागिरी चले, जैसे अमेरिका है। तो
ये तो जियोपॉलिटिक्स की बात होगी, जहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री के पॉलिटिक्स को इंपैक्ट पहुंचा सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। ये हो गया जियोपॉलिटिक्स की बात। और जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक कंट्री के पड़ोसी देशों से रिलेशन देखा जाता है, भाई रिलेशन कैसे है। इसलिए एक कंट्री जब फॉरेन पॉलिसी बनाता है, विदेश नीति बनाता है, तो जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रख के बनाता है कि फॉरेन पॉलिसी हम कैसी बनाए जिससे कि उस देश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, और जिसके साथ अच्छे नहीं है तो हम क्या पॉसिबिलिटी अच्छे करने की। जियोपॉलिटिक्स में हम अपने देश के इंटरेस्ट को भी ध्यान रखते हैं, हमारे देश की पॉलिटिक्स पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है भू अर्थशास्त्र, यानी कि जियो इकोनॉमिक्स। जैसे हम अपने देश की पॉलिटिक्स और इंडिपेंडेंस को देख रहे हैं, वैसे ही सेम जब एक देश अपने देश की इकोनॉमी को देखते हुए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए किसी और देश के साथ इकोनॉमिक रिलेशन बनाता है, तो वो हो गया हमारा भू अर्थशास्त्र यानी कि जियो इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताना है। आपसे ये पूछा गया कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आपको बताना है जी हाँ ये करेक्ट है, यस। भू अर्थशास्त्र और भू राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप ज्यादा किससे प्यार करते हो, मम्मी से या पापा से? आप दोनों में से किसी एक को चूज करो। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, भाई मैं तो दोनों से ही करता हूँ। इसलिए भू अर्थशास्त्र और भू राजनीति दोनों में से किसी एक को चूज ही नहीं कर सकता। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को करोगे तो क्या अपनी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दोगे? जियो इकोनॉमिक्स पे भी तो ध्यान दोगे, क्या उसको डुबा दोगे? दोनों ही जरूरी है यहाँ पे भाई, दोनों में से एक चीज हम चूज ही नहीं कर सकते। इसलिए दोनों एक सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं। देखिए जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि हम अपने मिलिट्री पावर्स पे ध्यान देते हैं, हम अपने इंटेलिजेंस रिसोर्सेज पे ध्यान देते हैं कि कैसे हम खुफिया जानकारी निकालें, हमारे आसपास क्या चल रहा है, ताकि हमारे देश की पॉलिटिक्स पे कोई आंच ना आ सके। अब जियो इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम मार्केट पे ध्यान देते हैं कि हमारे मार्केट में क्या चल रहा है और दुनिया के तमाम मार्केट से हम कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। हम रिसोर्सेज पे ध्यान देते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं हम कि कैसे ट्रेड एक्टिविटीज किया जा सकता है, और इंटरनेशनल जो रूल्स बनाए गए हैं उसके पर्पस को पूरा करते हुए हम अपने देश के अंदर पर कैपिटा इनकम, हम अपनी इकोनॉमी के अंदर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बना सकते हैं, इनके ऊपर बात की जाती है। और दोनों ही जरूरी है, बिना पैसे के देश कैसे चलेगा, और देश को चलाने के लिए पॉलिटिक्स चाहिए और पॉलिटिक्स के लिए पैसा चाहिए, और दोनों ही बनता है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी से। अब आपको बताना है कि इनको एक ही सिक्के के पहलू क्यों कहा जाता है, क्या ऐसा रीजन है। देखिए सबसे पहले प्रभाव का एकीकरण पड़ता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ इन्फ्लुएंस। का मतलब ये है कि अगर किसी देश की इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ता है, मान लो कि वहां पे आर्थिक तंगी आ जाती है, वो दिवालिया हो जाता है, क्या उस देश की पॉलिटिक्स सही से चल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, पॉलिटिक्स तबाह हो जाएगी, सरकार को गिरा दिया जाएगा। अगर सेम इसी तरीके से अगर पॉलिटिक्स में तबाही आ जाए तो उस देश की इकोनॉमी भी अनस्टेबल हो जाएगी। स्टेबल करने के लिए इन दोनों का ही ठीक रहना जरूरी है, क्योंकि दोनों में आपस में इंटीग्रेशन है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मूवीज में देखा है जब जुड़े हुए भाई होते हैं तो एक को मारते दूसरे को चोट लगती है, सेम इस तरीके की कहानी यहाँ पे भी है। नेक्स्ट क्या है, संघर्ष के बीच समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि जब जियो पॉलिटिक्स के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो जियो इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए जब किसी और देश के साथ मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो व्यापार भी बंद हो जाता है, और इसी व्यापार के बंद होने से जो भी अब तक लेन देन हो रहा था, प्रॉफिट कमाया जा रहा था, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए ताकि कोई इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। कोविड के टाइम पे जब चाइना से कोरोना निकला है, ये मुद्दा उठा, तो चाइना के साथ सबने अपने ट्रेड बंद कर दिया। बट कब तक बंद कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पे चाइना को तो लॉस हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से ठीक हो गया मामला। ये चीज आपको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेतृत्व की भूमिका, यानी कि लीडरशिप रोल। जब देश की इकोनॉमी सही है तो उस देश की पॉलिटिक्स सही रहेगी। तो जियो इकोनॉमी और जियो पॉलिटिक्स में दबदबा होने का मतलब है कि दुनिया पे उसका राज है। आज अमेरिका की बड़ी इकोनॉमी की वजह से उसको पॉलिटिक्स में फायदा मिलता है, इसलिए दुनिया में उसको दबदबा भी होता है, वो वर्ल्ड में लीडरशिप की भूमिका निभाता है। ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्या है, अर्थशास्त्रीय संवेदनशीलता, इकोनॉमिक सेंसिटिविटी। जब भी कोई पॉलिटिकल डिसीजन लिया जा रहा है, मान लो ये कंट्री है जो ये डिसीजन ले रहा है कि भाई मुझे इस देश के साथ रिलेशन नहीं बनाना, भाई इस देश के साथ रिलेशन में मुझे घाटा हो रहा है, तो ये देखा जाता है कि इसके इकोनॉमिक आउटकम क्या निकलेंगे, क्या फायदा है हमें, क्या नुकसान है हमें। क्योंकि कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ रिलेशन इसलिए बनाता है क्योंकि उसका फायदा हो रहा होता है। जिस दिन ये फायदा खत्म, रिलेशन खत्म हो जाता है। यही हमारे देश के लोगों के साथ भी है। जो भी आज आपके साथ खड़ा है, जो भी आज आपके साथ है, इनडायरेक्टली वो आपके प्रॉफिट के लिए खड़ा है, उसको कुछ ना कुछ आपसे जरूर फायदा है, तभी वो आपका साथ दे रहा है। यही देशों के साथ भी है, फायदा है तब तक ही रिलेशन है, फायदा खत्म रिलेशन खत्म। ये आजकल का मुद्दा चल गया है। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरणीय संरक्षण, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की जाएगी, तो इसमें इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों ही काम आएगी। नेक्स्ट क्या है, भू अर्थशास्त्र, यानी कि जियो इकोनॉमिक्स के 4 जनरेशन बताए गए हैं। अब ये चारों जनरेशन क्या है ये आपको बताना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली पीढ़ी जो कि 20वीं सेंचुरी से पहले से चली आ रही है, 20वीं सदी से पहले, और 20वीं सदी से पहले का मतलब है 1800 में स्टार्ट होती है और ये 1900 तक चलती है, लगभग 100 सालों तक का टाइम मान लो आप ये, यानी कि 20वीं सेंचुरी से पहले का टाइम पीरियड है। यानी कि जब ईयर 1800 चल रहा था उस टाइम पे जियो इकोनॉमी की शुरुआत ही हो रही थी, और अलग अलग जो देश थे वो ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे थे, यानी कि वो ट्रेड एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे थे कि अब हमें ट्रेड करना है और देशों के साथ। लेकिन उनको कच्चा माल चाहिए था बनाने के लिए, मशीनों के अंदर माल बनाने के लिए, इसलिए वो अपनी वेश यानी कि देशों गुलाम बनाने लगे। जैसे भारत भी गुलाम बना ताकि यहाँ से कच्चा माल ले और ब्रिटेन अपने मशीन में बनाकर वापिस से बड़े मार्केट में आके बेच दे, प्रॉफिट कमा ले। यानी कि 20वीं सेंचुरी से पहले जो फर्स्ट पीढ़ी है, इसके अंदर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जियो पॉलिटिक्स जब शुरुआत हो रहा था, देश ट्रेड कर रहे थे, और ये सारे देश वेस्टर्न कंट्री थे, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इनका ही दबदबा हुआ करता था उस टाइम। इसलिए इन्होंने गुलाम बनाना स्टार्ट किया, अपनी कॉलोनी बनानी स्टार्ट कर दी। तो फर्स्ट पीढ़ी के अंदर देशों ने कॉलोनी बनाया ट्रेड एक्टिविटी करने के लिए और रिसोर्सेज को लूटने के लिए, उन पे कब्जा करने के लिए। ये हो गया हमारी
हमारी फर्स्ट जनरेशन। जो सेकंड जनरेशन है ये 20th सेंचुरी के मिड में स्टार्ट होती है। मिड का मतलब होता है 1945 के आसपास, यानी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था 1945 में, उसके जो आउटकम निकले। आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म होता है दुनिया की इकोनॉमी काफी कमजोर हो जाती है, जो इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व थे। तो मेनली जो यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में है और जो ईस्टर्न पार्ट में है, यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि यूरोप के अंदर ये युद्ध लड़ा जा रहा था और नुकसान ज्यादा तगड़ा होता है इसमें। तो इन देशों के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए और जियो पॉलिटिक्स में अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए इन दोनों चीज को मान्यता दे दी गई। अब भाई दुनिया भर के अंदर जियो इकोनॉमी और जियो पॉलिटिक्स दोनों ही जरूरी है। तो 20th सेंचुरी के मिड में इनकी बात उठनी स्टार्ट हो गई, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। ये हो गया सेकंड जनरेशन। जो हमारी थर्ड जनरेशन है ये 20th सेंचुरी के एंड में स्टार्ट होती है और 21वीं सदी की शुरुआत तक चलती है। एंड का मतलब 1991 से समझ लो, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, यूएसएसआर टूट जाता है, दुनिया में एक ही सुपर पावर बचती है, वो है अमेरिका, यानी कैपिटलिज्म पूंजीवाद जीत जाता है। और थर्ड जनरेशन चलता है 21वीं सदी की शुरुआत, मान लो 2000 तक, यानी कि शुरुआत तक। तो थर्ड जनरेशन में क्या होता है कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं। वर्ल्ड ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ जाती है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो जाती है, WTO, और ये ट्रेड एक्टिविटी के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाता है, देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट करवाता है कि भाई ट्रेड एग्रीमेंट करो और बिना किसी रोक टोक के व्यापार करो। यानी कि थर्ड जनरेशन के अंदर ट्रेड एक्टिविटी और बढ़ जाती है, क्योंकि सोवियत संघ बिखर जाता है और अमेरिका की जीत होती है इसमें। 1990 के अंदर लुटवार्ड नाम का बंदा था जिसने फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स नाम से एक बुक लिखी थी, जिसके अंदर जियो इकोनॉमी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। 21st सेंचुरी की शुरुआत से इसकी स्टार्ट होती है, यानी कि 2001 से मान लो इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाता है। मल्टीपोलर का मतलब होता है अब सिर्फ अमेरिका ही पावरफुल नहीं है, अमेरिका के अलावा कई सारे अल्टरनेट ऑप्शन भी आ गए हैं, जैसे जापान है, चाइना है, भारत बढ़ती हुई इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया है, कई सारे देश अब आगे बढ़ रहे थे। अब तो फोर्थ जनरेशन क्या होता है, डिजिटल रेवोल्यूशन आती है, यहाँ डिजिटली इंटरनेशनल क्रांति आ जाती है, तकनीक का डेवलपमेंट होता है, नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, और इस वजह से इकोनॉमी और पॉलिटिकल एरियाज के अंदर काफी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी दोनों ही जरूरी है एक देश के लिए, इसलिए इनको एक सिक्के के दो पहलू कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजनीति से आप क्या समझते हैं? अल्फ्रेड थापर महान और अल्फ्रेड मैकिंदर के योगदान के संदर्भ में समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियो स्ट्रेटजी? एक्सप्लेन इन रेफरेंस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड थायर महान एंड अल्फ्रेड मैकिंदर। इन दोनों के द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया है जियो स्ट्रेटजी में, और जियो स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? जैसे हम जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी समझा, सेम उसी तरीके से एक और नया कॉन्सेप्ट आया जियो स्ट्रेटजी। देखिए जो जियो स्ट्रेटजी है ये जियो पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर में एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई हम अपने मिलिट्री को कैसे एक्सपेंड करें, हम कैसे अपने देश को सुपर पावर बनाएं, जो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इसलिए जियो पॉलिटिक्स से ही एक नया कॉन्सेप्ट निकल गया जियो स्ट्रेटजी, जो कि फॉरेन पॉलिसी बनाने टाइम बहुत काम आती है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? विदेश नीति, विदेशों के साथ हम अपने कैसे संबंध बनाएं, और हम ये डिसाइड करते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल पे चलते हुए दूसरे देशों के साथ हम रिलेशन बनाएंगे। अगर इस प्रिंसिपल का वायलेंस होता है तो हम इस रिलेशन खत्म कर देंगे। जैसे हम अपने देश की इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस जो हमारी है, सॉवरेनिटी, इसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। संप्रभुता जो हमारे देश की जो आजादी, एंड हम इंपीरियलिज्म का, कॉलोनिज्म का विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, कोई इसका सपोर्ट करेगा रिलेशन खत्म कर देंगे। हम एक देश की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम एक देश की सॉवरेनिटी की बात करते हैं। तो हमारा एक पॉलिसी है, हम नॉन अलाइंस मूवमेंट के सपोर्टर हैं, हम इन पॉलिसी पे चलते हैं, सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। हमने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और इसी स्ट्रेटजी पे चलते हैं हम अपने देश का डेवलपमेंट करते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर कई स्ट्रेटजी बनाई जाती है जो कि देश के लिए बहुत जरूरी भी होती है। ठीक है, अब इसके लिए डेफिनेशन दी गई है केजलियन के द्वारा। केजलियन यहाँ पे क्या कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स को राज्य के भूगोल, ज्योग्राफिकल जो उसका कंडीशन है और उसके पॉलिटिकल पावर के रूप में देखा जाता है, और इन दोनों का स्टडी किया जाता है किसमें? जियो स्ट्रेटजी में, ताकि वो देश कितना पावरफुल है और दुनिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो भी वो काम करता है क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो जियो स्ट्रेटजी में ये भी देखा जाता है। अब अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाता है, दुनिया पे क्या वो एक्शन लेता है, कैसे वो अपना काम करता है, रशिया कैसे काम करता है, यानी कि हर एक एस्पेक्ट्स को देखा जाता है स्ट्रेटजी बनाते टाइम। नेक्स्ट क्या है? अल्फ्रेड मैकिंदर। देखिए अल्फ्रेड मैकिंदर के द्वारा कहा गया कि यूरेशियन हार्टलैंड है, यानी कि जिसका कब्जा, जिसका कंट्रोल, जिसका इन्फ्लुएंस यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, अगर इन दोनों में होगा विश्व की पावरफुल कंट्री वही कहलाएगा। यानी कि समझ लो भाई वो पावरफुल है, यूरोप में भी हो और एशिया में भी हो। अमेरिका इनमें सबसे आगे है, इसलिए जियो पॉलिटिक्स कंडीशन उसकी ठीक है और जियो पॉलिटिक्स के साथ जियो इकोनॉमी भी ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा की गई एक्टिविटीज या अमेरिका का इन्फ्लुएंस दुनिया में पड़ता है उसकी इकोनॉमी की वजह से और उसकी पॉलिटिक्स की वजह से। तो जो भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है उसमें जियो स्ट्रेटजी को यूज करता है वो, यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिससे कि रिलेशन बनाते टाइम भी कोई दिक्कत ना आए। अब हम बात करते हैं इन दोनों कंट्रीब्यूशन की, जिसमें सबसे पहला कंट्रीब्यूशन दिया गया है अल्फ्रेड थापर के द्वारा।
अब ये यहाँ पे क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी इतिहास पर समुद्री शक्ति का प्रभाव, और ये बुक 1890 में आई थी। इसमें इन्होंने बताया कि वर्ल्ड पे डोमिनेंस वही करेगा जो सी पावर होगा, जिसका कब्जा समुद्रों पे होगा, सबमरीन, पनडुब्बी जिसके पास ज्यादा होगी उनका राज भी ज्यादा होगा। इसलिए इन्होंने 2 पॉइंट्स बताया, समुद्री शक्ति का प्रभाव यानी कि समुद्री शक्ति की इंपॉर्टेंस की बात करी इन्होंने, सी पावर्स का कितना इंपॉर्टेंस आज के टाइम में जैसे ट्रेड एक्टिविटीज में काफी जरूरी है, और अपने देश की जो बॉर्डर है, जो हमारे देश की जो सीमा है उसके सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। हम मिलिट्री पावर तो बढ़ाएंगे, अगर हम अपनी समुद्री पावर को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे देश के लिए दिक्कत है। पानी के रास्ते में तो कोई अटैक कर सकता है भाई, इसलिए समुद्री लेन और समुद्री चेक पॉइंट्स की बात करते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तभी जियो पॉलिटिक्स के अंदर आप मजबूत होगे, और इसलिए आपको जियो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए समुद्री पावर बनने के लिए। ये कहते हैं नौसेना की रणनीति यानी कि नवाल स्ट्रेटजी, हम अपने नेवी फोर्सेस को कैसे मजबूत करें, उनकी स्ट्रेंथ के लिए हम कौन कौन से टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करें, इसके ऊपर ये बात कहते हैं। यानी कि हम अपने देश के समुद्र शक्ति कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि हमारा वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस हो, डोमिनेंस ना भी हो तो हमारी जो बॉर्डर है वो तो कम से कम सिक्योर रहे भाई, इसलिए यहाँ पे बात कहते हैं। तो नौसैनिक ठिकानों की स्थापना की जाए अलग अलग जगह पे। आपको पता है कि भारत दुनिया के तमाम कंट्रीज है उन सबकी नौसैनिक अड्डा होता है जहाँ पे हमारी नेवी फोर्सेस होते हैं, क्योंकि हमारी जो 3 सेना है, नौसेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना का प्रभाव अपनी अपनी जगह पे है। और आज इस टाइम पे जैसे ही नौसेना की बात की गई जियो स्ट्रेटजी के अंदर, अमेरिका इसमें सबसे आगे निकल गया, और अमेरिका ने आज जियो स्ट्रेटजी के अंदर अपनी नेवी फोर्सेस को काफी स्ट्रेंथ तरीके से इसने बना रखा है। और इसमें चाइना भी आजकल बहुत आगे निकलता जा रहा है, क्योंकि चाइना के द्वारा जो इंडो पैसिफिक रीजन जो हो गया या जो हिंद ओशियन हो गया वहां पे एक कब्जा बनाते जा रहा है। अब ये चाहता है कि वहां पे भी इसके फोर्सेस हो। तो चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है इससे भारत और अमेरिका दोनों चिंतित, इसलिए चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है उसको रोकना होगा, और इसमें दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, हेल्फोर्ड मैकिंदर। अब इनके द्वारा भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया, इतिहास की भौगोलिक धुरी, दैट मीन जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। इसमें ये बताते हैं कि लैंड यानी कि जो हमारी मिलिट्री है, भूमि पे जो रहती है, उसका तो इंपॉर्टेंस है ही, इसके साथ साथ हमें समुद्री शक्तियों के बीच भी जियो स्ट्रेटजी में हमें इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना होगा ताकि कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए तो इन भूमाफियाओं जो अपना कब्जा बना रहे हैं, अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहे हैं चाइना जैसे, इनके प्रभुत्व को रोका जा सके। इसलिए ये दोनों की बात करते हैं, यानी जो अल्फ्रेड मैकिंदर है ये मिलिट्री पावर और नेवी पावर ये दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अल्फ्रेड थापर है ये सिर्फ नेवी पावर की बात कर रहे हैं, यानी कि सी पावर की बात। इसलिए यहाँ पे हेल्फोर्ड मैकिंदर इनके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया हार्टलैंड सिद्धांत यानी कि हार्टलैंड थ्योरी का, जिसमें ये कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल पावर के रूप में देखा जाए तो ईस्ट यूरोप का जो पार्ट है, जो एक टाइम पे रशिया के इन्फ्लुएंस में रहता था, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में, या जो आज भी जो रशिया के उधर के देश जो है यहाँ पे, और एशिया के देश पे जिनका कब्जा होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसका ही इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया भर में होगा। इसलिए मैकिंदर के द्वारा हार्टलैंड थ्योरी दी गई। हार्टलैंड यानी वो दिलों पे राज करेगा, दिलों मतलब वो दुनिया पे राज करेगा। कहाँ पे, जो यूरोप के ईस्टर्न वाले पार्ट में और एशिया के इतने बड़े भाग पे इनका डिपेंडेंसी होगा अगर इनका कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्या, रिमलैंड की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिमलैंड, जिसमें ये कहते हैं कि समुद्री जो एरिया है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हार्टलैंड के बाद रिमलैंड का कंट्रोल जरूरी है। रिमलैंड का मतलब समुद्र का जो एरिया है उस पर कंट्रोल करना, ठीक है, ये होता है। तो इसलिए इन्हें यूरेशियन हार्टलैंड की बात करी, यूरोप प्लस एशिया दोनों पे कंट्रोल जरूरी है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट रहा। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि जियो पॉलिटिक्स कहीं एक पार्ट के रूप में जियो स्ट्रेटजी है, और जियो स्ट्रेटजी भी बहुत जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ अपने देश की खुशहाली और देश की बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, ताकि हर एक चीज के लिए पहले स्ट्रेटजी बना के काम किया जाए। क्योंकि घर को चलाने के लिए भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो सोचो देश चलाने के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए फॉरेन मिनिस्टर का भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हर एक देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद को लेकर 9/11 के उपरांत परिदृश्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी कि द पोस्ट 9/11 सिनेरियो हैज ब्रॉट आउट अ मेजर शिफ्ट इन द अप्रोच टू इंटरनेशनल टेररिज्म। एलोबरेट। देखिए, जो अमेरिका में 9/11 की घटना हुई थी, जो आतंकवादी अटैक हुआ था 2001 में, इस घटना के बाद दुनिया में टेररिज्म को लेकर काफी बड़ा चेंज आया। तो वो चेंजेस क्या है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, यही आपको बताना है इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में। तो चलिए अब हम इसका आंसर समझते हैं। तो हमें पहले ये समझाना होगा कि 9/11 है क्या और इसमें क्या हुआ था और इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। देखो, 11 सितंबर को 2001 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। अब इस घटना में क्या हुआ चलिए बताता हूँ आपको मैं। देखो, 19 आतंकवादी थे और 19 आतंकवादियों के द्वारा अमेरिका के 4 विमानों को, लगभग 4 हवाई जहाजों को अपहरण कर लिया गया, यानी कि 4 प्लेनों को हाईजैक कर लिया गया। जिन प्लेनों को हाईजैक किया गया, इनको अमेरिका के अलग अलग शहरों के अंदर जाके टकरा दिया गया, जिनमें सबसे पहले न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि WTO का जो ट्विन टावर्स है उसके ऊपर टकरा दिया गया। उसके बाद 2 तो ऐसे नुकसान हो गए, जैसे कि पेंसिल्वेनिया के अंदर खेतों में जाके गिर गया, और एक पेंटागन जो कि अमेरिका का सुरक्षा मुख्यालय जहाँ पे उसका डिफेंस का हेड ऑफिस, वहीं पेंटागन में जाके उसको फोड़ दिया जाके। तो इस तरीके से अमेरिका में लगभग इस टाइम पे 5000 लोग मारे गए जो कि अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं। और अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ, जिस आतंकवाद को अमेरिका खुद पाला करता था वही उससे गले की कांटे बन गई, जिसको ना ही वो निगल पा रहा था ना ही इसको वो उगल पा रहा था।
ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका अब तक खुद इन चीजों को प्रमोट कर रहा था, क्योंकि दुनिया में अगर अशांति रहेगी तो अमेरिका के हथियार बिकते रहेंगे। वो चाहता ही नहीं था कि दुनिया में शांति हो, और उसी आतंकवाद जिसको वो खुद प्रमोट करता आ रहा था इराक ईरान सीरिया में, वही उसके गले के कांटे बन गई। तो 9/11 घटना ने पूरी दुनिया को दहला दी। तो 4 वाणिज्यिक विमान यानी 4 कॉमर्शियल जो प्लेन थे उन सबको हाईजैक करने के बाद आतंकवादियों ने जो अंजाम दिया, जिसका लीडरशिप ओसामा बिन लादेन कर रहा था, अलकायदा के द्वारा ये किया जा रहा था। इस पूरी घटना में सबसे पहला जो हमला हुआ वो 8:46 पे किया गया, जब अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 11 न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकरा दिया गया, पूरा मंजिला नीचे गिर गया। उसी टाइम पे कई लोग उसके अंदर मारे गए। 3000 लोग तो एनसीआरटी में लिखा हुआ है, लगभग 5000 लोग से ऊपर मारे गए थे इस पूरी घटना के अंदर। तो पूरा दिल दहला देने वाला घटना था। बट जब यह घटना हुआ जिसमें चारों प्लेनों को हाईजैक करके बाद टकराया गया, और लोग तो इसमें मरे ही मरे, बट इसके बाद अमेरिका अपने नींद से खुला और इसके बाद इसने कई सारी पॉलिसीज बनाई, यानी कि विश्व पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। विश्व पे इसका ये इम्पैक्ट पड़ा कि जैसे ही यह घटना हुई उसके बाद अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम चलाया गया, और ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम के द्वारा अलकायदा के ठिकानों पर अटैक किए गए, चाहे जो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में, अलग अलग ठिकानों पर अटैक किए गए। और जो आज पाला गया है तालिबान अफगानिस्तान के अंदर, कहीं ना कहीं उसको पालने में अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो इस तरीके से इसके बाद अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस करी। जैसे क्या प्रभाव पड़े, इसने क्या किया, पैट्रियट एक्ट पास किया। पैट्रियट एक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्ट है जो भविष्य में आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका के अंदर बनाया गया। अगर कोई ऐसा हमला होता है तो उससे पहले ही अमेरिका कैसे चौकन्ना हो जाए। अपना डिफेंस सिस्टम इसने काफी मजबूत कर लिया। आप्रवासन नीति यानी कि इमिग्रेशन पॉलिसी में इसने चेंज कर दी। अमेरिका में अब आकर बसना इतना आसान नहीं था जितना पहले था, और इसने कई इस्लामिक कंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ऐसे लोग जो इस्लामिक कंट्री से बिलोंग करते हैं वो अमेरिका में नहीं आ सकते। और इसके रिलेशन अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ या इस्लामिक कंट्री के साथ थोड़े बिगड़ते चले गए जब से इसने टारगेट करना स्टार्ट किया। एंड थर्ड पॉइंट है विदेश नीति में परिवर्तन, यानी कि चेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी। इसने अपने फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया। हमलों के कारण विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब ऐसा कोई आतंकवादी हमला ना हो, इसलिए इसने आतंकवाद का खुलकर विरोध किया, जो कि अमेरिका पहला ऐसा नहीं करता था। भविष्य में आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए ही दुनिया भर के अंदर इसने आतंकवाद से लड़ने के लिए खुद देशों को सामने आने के लिए कहा, जिससे कि शांति को बढ़ावा दिया जा सके। जब तक इसके ऊपर अटैक नहीं हुआ, जब तक ये ऐसा नहीं कर रहा था, अटैक होने के बाद ही अमेरिका ने खुद खुलकर सामने आया। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, सुरक्षा उपाय में वृद्धि। इसने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया, अपने हवाई अड्डों पर सुरक्षा की जांच को, निगरानी को और इसने बढ़ा दिया। आतंकवाद के खिलाफ इसने अनेक देशों को साथ लेकर आया। अफगानिस्तान में, इराक में ये इसने मिलिट्री इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया और कहीं ना कहीं आतंकवाद के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिया। अलकायदा के ठिकानों को उड़ा दिया और फाइनली ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने खुद अपने हाथों से मारा, यानी कि ओसामा बिन लादेन को भी खत्म कर दिया। और फाइनली वर्ल्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो 11 सितंबर 2001 को जो आतंकवादी हमले हुए, इसने वर्ल्ड की इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। इससे क्या हुआ कि दुनिया भर के अंदर 7.1% का जो व्यापार था, ट्रेड था, एवरेज में वो नीचे गिर गया, क्योंकि इस पूरे हमले की वजह से पूरे ट्रेड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अमेरिका अब आतंकवाद को खत्म करने में लग गया। अमेरिका के बाजारों में जो मैन्युफैक्चर का काम था वो रुक गया और ठप हो गया। मार्केट के अंदर तेजी से गिरावट आने लग गई, तो कहीं ना कहीं इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। नस्लीय और धार्मिक तनाव, अब रेशियल और रिलीजियस जो टेंशन थी वो बढ़ते चले गए, यानी कि ऐसे समूह जिनको लगता है कि हमें डर है, तो अमेरिका के अंदर उनका तनाव बढ़ गया। इन हमलों से नस्लीय और धार्मिक तनाव में भी वृद्धि हुई। विशेष रूप से अमेरिका मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो गया इसी टाइम से। एंड 8th पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव, यानी कि 9/11 की घटना के बाद कई चेंजेस किए गए, जैसे कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद की जो भावना है, मानवाधिकार की जो भावना है, इसके ऊपर बहस छिड़ गई। अलग अलग देशों से जो बिलोंग करते थे वो इसके अंदर मारे गए थे। तो 9/11 की घटना ने पूरी दुनिया के ऊपर से विश्वास उठा दिया। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद किसी के अपने सगे नहीं होते। अगर आज आपका साथ दे रहे हैं तो कल आपको ही उड़ा देंगे, किसी को कुछ नहीं पता होता। इसलिए दुनिया भर के देशों को आगे आना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स, यानी कि एनजीओ के द्वारा सोशल मूवमेंट्स में जो वर्ल्ड लेवल पर चल रहे हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है, जैसे कि वैश्विक विरोध या प्रतिरोध, एक ही मतलब है। आंदोलन से आप क्या समझते हैं? गैर सरकारी संगठनों की वैश्विक मुद्दों को उठाने में क्या भूमिका रही है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल रेजिस्टेंस मूवमेंट्स? डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओज इन रेजिंग ग्लोबल कंसर्न्स। चलिए हम बात करते हैं पहले एनजीओज की। इससे पहले जान लीजिए कि वैश्विकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में अब तक हम डिस्कशन करते आ रहे हैं, जो देशों को आपस में जोड़ता है, क्योंकि ट्रेड एक्टिविटी करते हैं तो इससे आपस में देश जुड़ते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे पड़ता है या दूसरी कंपनी के आने से एक देश की इकोनॉमी पे पड़ती है, क्योंकि मान लो एक विदेशी कंपनी आ रही है, याद रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी कंपनी थी जिसने भारत को गुलाम बना लिया था। ऐसी सेम आज एक एमएनसी या टीएनसी के रूप में कोई भारत में विदेशी कंपनी आती तो बहुत बड़े अपनी कंपनी
नहीं खोलती है, गवर्नमेंट को हेवी टैक्स देती है और वो पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग बनाती है, यानी कि सरकार की शक्तियों पावर्स को, जो सरकार की सोवरेनिटी है, इंडिपेंडेंस है जो, उसमें कहीं ना कहीं दखल देती है। तो ये जो कमजोरी है, तो इसके बीच में जागरूकता फैलाने यानी कि अवेयरनेस के लिए, पॉलिसी मेकर्स पे दबाव डालने के लिए और जो जमीनी स्तर पे जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एनजीओ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आज धन की कमी होने की वजह से जो देश गरीबी में जी रहे हैं वो कर्ज लेते हैं और वो उस देश पे डिपेंड हो जाते हैं जिसने उनको कर्ज दिया है। इसी की ये आलोचना करते हैं क्योंकि वो मिसयूज करने लग जाता है। भाई इंटरेस्ट लो ना अपना, लेकिन वहां के रिसोर्सेज को मिसयूज करना ये तो गलत है। इसीलिए एनजीओ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होते हैं, ये ऑटोनोमस होते हैं, आप यूं कह सकते हो कि अपने अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि वर्ल्ड लेवल पर एनजीओ का क्या कंट्रीब्यूशन है। पहले वैश्विक नागरिक समाज का निर्माण करते हैं, ये बिल्डिंग ग्लोबल सिविल सोसाइटी। एनजीओ कौन कौन है? अगर आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे जो एनजीओ वर्क कर रहे हैं, देश के लेवल पे अलग एनजीओ है, जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, ह्यूमन राइट्स वॉच, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स। ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ के रूप में ये वर्क कर रहे हैं, जिनका काम है विश्व भर में जो मीडिया काम कर रही है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट है, उनका ध्यान दिलाए उस जगह पे जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा हो या जहाँ पे ह्यूमन राइट्स खतरे में हो, वहाँ पे ये ध्यान आकर्षित करते हैं ताकि दुनिया भर का ध्यान उस जगह पे भी जाए। तो इन एनजीओ के द्वारा मुद्दा उठाया जाता है और इसी बीच में ये ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा उठाते हैं, सूचना के प्रसार और बहस के मंच का गठन करते हैं, डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ फोरम ऑफ डिबेट। देखिए ये मंच देते हैं दुनिया को ताकि यहाँ से कम्युनिकेट किया जा सके, दुनिया भर के लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके, बातचीत किया जा सके, डिबेट किया जा सके, खुला मंच है एनजीओ। तो यहाँ से मुद्दा उठाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्या? वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन में भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन इन दी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। देखिए 1999 में सिएटल में, जिसको बैटल ऑफ सिएटल कहा जाता है, सिएटल एक जगह का नाम है, वहां पे एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है इसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेस्ट करना है। और फाइनली बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होता है 1999 में और वैश्वीकरण के अगेंस्ट में आंदोलन किया जाता है इन एनजीओ के द्वारा। क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है वो देश के ऊपर इंपोज करता है, वो प्रभाव डालता है नेगेटिव रूप से, वो इनडायरेक्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी पावर को थोपता है डब्ल्यूटीओ। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसको लेकर और जो इन्वायरमेंट पे जो विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हमारी इन्वायरमेंट पूरी तहस नहस हो रही है, विनाश हो रही है, इन दोनों के नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से ही 1999 में एंटी ग्लोबलाइजेशन को लेकर यानी कि वैश्वीकरण के विरोध को लेकर डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? वैश्विक आर्थिक प्रशासन में योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो व्यापार नीतियां जो बनाई जाती है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, यानी कि उसमें सबकी सहमति हो, ना कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कुछ ही देशों को उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए, सभी को शामिल करना चाहिए। इसलिए इसको समावेशी बनाना चाहिए, इंक्लूसिव बनाना चाहिए। समावेशी मतलब होता है जिसमें सभी देशों को शामिल किया जाए, उनकी भी सहमति या परमिशन ली जाए। नेक्स्ट क्या? लोकतंत्र और पारदर्शिता की वकालत करना, एडवोकेटिंग डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। जरूरी है ये, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी किसी भी एनजीओ या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ है, उस पर ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। वेस्टर्न कंट्री या जो 5 जो परमानेंट मेंबर है उनका ही दबदबा है, तो भाई इनको रिस्पॉन्सिबल तो बनाना होगा ना, तभी तो काउंटेबल होंगे ये, लोगों के बीच में जवाबदेही हो पाएगी इनकी। अगर जवाबदेही नहीं है तो ये एनजीओ इनका प्रोटेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या? क्रिटिकली एवेल्यूट करना है आप, जैसे कि लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व की कमी होती है इन संगठनों के अंदर जो एनजीओ बनाई जाती है, उनमें तो कभी कोई डेमोक्रेसी दिखा ही नहीं जाता। भाई डेमोक्रेटिक रूप से एनजीओ को बनना चाहिए, जिनमें अगर 5 या 10 जो 15-20 मेंबर्स होते हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। बट इस तरीके से डेमोक्रेसी ना होना, ट्रांसपेरेंसी ना होना, एनजीओ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या? पारंपरिक सरकारों से प्रतिकूलता, डिसएमिनेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल गवर्नमेंट। देखिए जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट चल रही है देशों के अंदर, तो वो जो पॉलिसी बना रही है प्लस तो उस पॉलिसी के फेवर में भी बोल सकती है एनजीओ या उसके अगेंस्ट में भी बोल सकती है, लेकिन कुछ एनजीओ जब आवाज नहीं उठाते, जब डिसीजन नहीं लेते, वो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? संरचनात्मक पारदर्शिता की कमी यानी कि लैक ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसपेरेंसी। अब स्ट्रक्चर क्या है किसी एनजीओ का? स्ट्रक्चर को ठीक से अगर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो कितना भी बोल लो गवर्नमेंट पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसलिए अपने एनजीओ का स्ट्रक्चर ठीक करना होगा ताकि दबाव गहरा पड़े, इंपैक्टफुल हो उसका जो प्रेशर हो एनजीओ का। नेक्स्ट क्या है? वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए जो भी एनजीओ बनाए जाते हैं ये कुछ समय के लिए तो अपनी आवाज जोरदार तरीके से उठाएंगे, लेकिन आगे चल के ठंडे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल कमी हो जाती है, पैसे की दिक्कत हो जाती है, या तो ये डोनेशन चलते हैं या तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इसलिए अगर डोनेशन भी नहीं मिल रहा तो कहां से काम चलेगा? इसलिए लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से भी इन एनजीओ का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ पाता, इसलिए इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल कॉमन जलवायु परिवर्तन के विशेष प्रसंग में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियों की चर्चा कीजिए, यानी कि डिस्कस द मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल कॉमन इशू। दुनिया भर के अंदर जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो मुद्दा चला है उसको लेकर एग्रीमेंट हुए हैं, तो वो कौन कौन से एग्रीमेंट है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे जलवायु परिवर्तन के विशेष संदर्भ में प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय समझौते की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज के लिए स्पेशल जो एग्रीमेंट हुए बस उन्हीं के
बारे में आपको बताना है इस पूरे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए 1979 की बात है ये, जब जिनेवा के अंदर एक मीटिंग होती है और ये क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे पहला कॉन्फ्रेंस होता है और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन बनाया जाएगा और ये बनाया गया, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, जिसका मेन मकसद ही था मौसम को ध्यान रखना, मौसम पे फोकस करना। एंड इसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दैट मींस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो चलाया गया, इन दोनों ने मिलकर 1988 में क्लाइमेट चेंज पे स्पेशल, जिसका काम हो सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना, अंतर सरकारी पैनल बनाया गया जिसको IPCC कहा जाता है। अब ये IPCC का क्या मतलब है? क्लाइमेट चेंज में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चेंजेस आ रहे हैं ग्रीन हाउसेस की वजह से, जो हम CO2 छोड़ रहे हैं, इतना ग्रीन हाउसेस गैस जो बढ़ता जा रहा है, जिससे हीट वेव्स बढ़ती है, पेड़ों को काट देने से, आज हम AC फ्रिज या इस लेवल पे जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इसके वजह से जो ग्रीन हाउस बढ़ रहा है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट जलवायु यानी क्लाइमेट पे पड़ता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए, इस पर नजर बनाए रखने के लिए 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक IPCC बनाया गया। IPCC यानी कि अंतर सरकारी पैनल बनाया गया, जिसको इंटरनल गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, IPCC इसकी फुल फॉर्म है। इसमें टोटल इस टाइम पे 195 मेंबर है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं। इससे पहले ये जान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है। पृथ्वी यानी कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पे जो क्लाइमेट चेंज है ये लंबे टाइम में होता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में हो जाए। क्लाइमेट चेंज 20 सालों 30 सालों में होता है, एक बार ही होगा, लंबे टाइम तक होता है ये। लेकिन क्लाइमेट चेंज अभी बहुत ज्यादा होने लग गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो नेचर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जैसे तापमान का बढ़ जाना, CO2 के बढ़ जाने से, पेड़ों को काट देने से, बारिश बेमौसम बारिश आ जाना, तूफान स्टॉर्म्स का आना, फ्लड्स का आना, ये भूकंप का आना, ये सारी ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स हैं इनका सीधा रिलेशन है क्लाइमेट चेंज से। चेंज की वजह से ही सारी घटनाएं होती है। इसलिए क्लाइमेट चेंज पे जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उसको रोकने के लिए जो एग्रीमेंट किए गए, अब वो सारे एग्रीमेंट कौन कौन से हैं चलिए बताता हूँ आपको। सबसे पहला यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC कहा जाता है। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आप सबको याद होगा, अर्थ समिट हुआ था, आप सबने इसको कभी न कभी पहले पढ़ा भी होगा। इसको पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन या रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के जो खतरनाक परिणाम निकल रहे हैं उसको रोकना था, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जा सके, CO2 जो बढ़ता जा रहा है इसको कम किया जा सके। तो ये हो गया फर्स्ट एग्रीमेंट। नेक्स्ट एग्रीमेंट क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। जापान का एक शहर है क्योटो, तो क्योटो में 1997 के अंदर एक फिर से एग्रीमेंट की जाती है और इस एग्रीमेंट को 2005 तक लागू किया गया, जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैस यानी कि CO2 को कम करने के लिए जो इंडस्ट्री से निकल रही है उसको कम करने के लिए बात की गई। और फाइनली इसमें ये टारगेट सेट किया गया कि 5% तक हर साल हम इसको कम करेंगे CO2 को अपने देशों के अंदर। और फाइनली फिर इसको दोहा सम्मेलन के बाद 2012 तक बढ़ा दिया गया और इसका लक्ष्य फिर 2020 तक रख दिया गया। लेकिन जैसे 2020 में ये खत्म होता है, इसके बाद फिर से नए एग्रीमेंट्स किए भी जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? पेरिस समझौता यानी कि पेरिस एग्रीमेंट। देखिए 2015 में UNFCCC के द्वारा 21st कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसको COP21 के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 2016 के अंदर लागू किया गया। ये भी हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेकर ही, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसको कैसे कम किया जाए, इसको कम करने से जो तापमान है, जो हीट है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये 2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाए। तो ये इसमें टारगेट सेट किया गया था पेरिस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मोदी जी भी गए थे, भारत भी इसके अंदर पार्टिसिपेट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या मकसद था? देखिए इसको 1987 में साइन किया गया था एग्रीमेंट। इसका मकसद था जो ओजोन परत में छेद हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है हमारा ओजोन परत, उसको बचाना था। अब ओजोन परत का क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना? ओजोन परत छेद कब होगा? यानी कि जब ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना, पेड़ों को काट देना, इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और एक बार ओजोन परत की लेयर हट गई तो सूरज से आने वाली जो किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट जो रेज है, वो डायरेक्ट आ जाएगी और इससे कैंसर भी हो सकता है, जो अल्ट्रा रेज आ रही है वहां से निकल के। तो इसीलिए हमें ओजोन परत को, जो ओजोन लेयर है, इसको बचाना होगा। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करके ये हो सकता है। तो ग्रीन हाउस गैस कम करने से क्लाइमेट चेंज की समस्या भी रुकेगी और ओजोन लेयर की जो प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो सकती है। तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर एग्रीमेंट की गई, इस पे साइन किया गया। नेक्स्ट क्या है? वॉन चैलेंज। वॉन चैलेंज क्या था? देखिए वॉन चैलेंज 2011 में एक दुनिया भर के अंदर एक मुहिम चलाई गई 2011 के अंदर, और इसका पर्पज ये था कि 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि बंजर पड़ी हुई है, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, जहाँ पे हम पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, इस बंजर भूमि को फिर से हमें फर्टिलाइजर बनाना होगा, ताकि यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा सके। जितना ज्यादा हो सकेगा तभी हम अपने क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, ताकि इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है, ताकि जो इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है ये कम हो जाए। तो ये आपको बताना है इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में। चलिए अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे एंड का, वो भी शॉर्ट नोट्स है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सॉल्व करवाऊंगा। पहला है हमारा जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस
कर लिया है। या तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा या इसको शॉर्ट नोट्स में दिया जा सकता है। जियोपॉलिटिक्स, जिसमें हम अपने पड़ोसी देशों के साथ और दुनिया भर में हम उन देशों के साथ कैसे रिलेशन बनाएंगे ये हम डिसाइड करते हैं, और इसके लिए हम पॉइंट बनाते हैं कि उसका जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है। जैसे कि मान लो अगर हम इस कंट्री के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो इसी के साथ हम इसके पड़ोस वाले कंट्री से रिलेशन बनाएंगे तो क्या हमारा फायदा है या नहीं, ये देखा जाता है। रिप्रेजेंटेशन कैसा मिलेगा, क्या पता इस रिलेशन बनाने के बाद हमारा कद और छोटा ना हो जाए, तो ये भी ध्यान रखा जाता है। हम एक एजेंट के रूप में नहीं बल्कि एक सहयोगी के रूप में पार्टिसिपेट कर सकें। सत्ता में हमारे देश के पॉलिटिक्स पे, हमारे देश के इंटरेस्ट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े रिलेशन बनाने टाइम। तो जियो पॉलिटिक्स में सब कुछ देखा जाता है, तब जाके रिलेशन बनाया जाता है। तो यही 4 पॉइंट्स इसमें जो आपको डिफाइन करना है: ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रैक्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन, एजेंट स्ट्रक्चर और रिलेशन टू पावर। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आयाम यानी कि कल्चरल डायमेंशन। अब इसमें यह देखा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का जो कल्चरल डायमेंशन है, इसके वजह से दुनिया का कल्चर चेंज हो रहा है। एक देश के कल्चर किसी और देश के अंदर जाके वहां के कल्चर को नष्ट कर दे रही है वो, और इसमें वेस्टर्न कल्चर डोमिनेंस कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 1996 के अंदर सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, और उस बुक का नाम था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें यह कहा गया कि अब जो दुनिया भर में वॉर होगा वो रिलीजन और कल्चर को लेकर होगा, क्योंकि आज इस टाइम पे जो कल्चर है इसका क्लैश हो चुका है। आज खुद देखिए, आज हमारे देश का जो कल्चर हुआ करता था, आज पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन कल्चर्स को छोड़कर हम मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा परदादाओं ने सोचा भी नहीं होगा कि आज इस टाइम पे ऐसा हो जाएगा। तो आज जैसा हम देख रहे हैं इतना एडवांस है, तो आने वाले टाइम में जब हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, जो सोचे जरा उस टाइम का कल्चर क्या होगा। तो ये कल्चर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और इसमें वेस्टर्न कल्चर डोमिनेंस कर रहे हैं, इनका ही ज्यादा ही दबदबा है। तो यूरोपियन उपनिवेश जब गुलाम बनाया गया था यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, तो उस टाइम से ये कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। राष्ट्र राज्य जब नए नए देशों का उदय हुआ और जब वो देश आजाद हुए तो जिन्होंने उनको गुलाम बनाया था उनका कल्चर वहीं पे रह गया। जैसे अंग्रेजों कल्चर यहाँ पे रहा, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, रिलीजन, पहनावे, सोचने, इन सब तरीकों में चेंजेस आया, ये आपको बताना है। सीमा विवादों का प्रमुख कारण भी बना। जैसे भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ ये रिलीजन के बेस पे हुआ, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज, कल्चर, ये सब एक फैक्टर होता है एक देश के पार्टीशन या डिवीजन के भी, इसलिए इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? शीत युद्ध का प्रभाव। देखिए इंपैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर देखेंगे हम, तो वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न यानी जो सोवियत संघ का कल्चर है, इन दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, कौन सबसे पावरफुल है। इसके अंदर वेस्टर्न कल्चर ने पूरी दुनिया में डोमिनेंस कोल्ड वॉर के टाइम से ही दिखाना स्टार्ट कर दिया था। वैश्वीकरण का प्रभाव देखिए, आज के इस टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है, अब इससे तो दुनिया भर में जो चेंजेस आया है वो भी कल्चर में, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब चाहे लैंग्वेज में हो, चाहे आपके कल्चर में, पहनावे में हो, या आपके रिलीजन में, या आपके रहने सहने में, हर एक चीज में ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत चेंजेस आ गया, क्योंकि आज एक देश किसी दूसरे देश से कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ के लोग यहाँ भी जाएंगे तो यहाँ के लोग यहाँ भी जाएंगे। तो जैसे लोगों का जो आगमन होता है, जब लोग एक दूसरे में आने जाने लगाते हैं अपना, तो यहीं से कल्चर भी ट्रांसफॉर्म होता है। ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है परमाणु अप्रसार व्यवस्था, नॉन प्रोलिफरेशन रिजिम्स। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट दुनिया ने देखा, वर्ल्ड वॉर सेकंड दुनिया ने देखा, कोल्ड वॉर दुनिया देख ही रही थी। इस टाइम पे दुनिया को लगा कि अरे इतना हाहाकार मच गया, सबके पास आज एटम बम्स आ चुका है। आप जरा खुद देखोगे तो 1945 में अमेरिकन जैसे हिरोशिमा पे अटैक किया, नागासाकी पे, अमेरिका के पास एटम बम्स आ गया दुनिया में सबसे पहले। इसके बाद 1949 के अंदर रसिया, जिसको हम यूएसएसआर कहा करते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसने भी बना लिया। अब इसके बाद भाई 1954 के अंदर ब्रिटेन ने बना लिया, 1959 में फ्रांस ने भी बना लिया, और 1964 के अंदर चाइना ने भी बना लिया। दुनिया में इन 5 कंट्री के बना लेने के बाद ये 5 कंट्री बड़े चंट निकले। इसके बाद इन्होंने एक ट्रीटी बना दी जिसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या परमाणु अप्रसार संधि कहा जाता है, कि इस संधि पे जो सिग्नेचर करेगा, 1968 में इसको इंप्लीमेंट किया गया, वो परमाणु टेस्ट नहीं कर सकता। भारत ने इस पे सिग्नेचर नहीं किया, लेकिन दुनिया भर के अंदर परमाणु टेस्ट को रोकने के लिए, एटम बम्स को रोकने के लिए कई सारे स्टेप उठाए गए हैं। जैसे 1945 के अंदर यूएनओ को बनाया गया, तो यूएनओ को बनाने के बाद कई सारे एजेंसी बनी यूएनओ के अंदर, जैसे संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1946 पे बना दिया गया इसको, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में इसको बनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम है एटम को एनर्जी के रूप में यूज करना, ना कि बॉम्ब के रूप में यूज करना, क्योंकि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हमने इसका इंपैक्ट ऑलरेडी देखा हुआ है। इसलिए जब ये ट्रीटी की जाती है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? ताकि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसका कोई ज्यादा प्रचार ना कर सके, इससे मानव को खतरा हो सकता है। जापान में ऑलरेडी 1.5 लाख लोग मारे गए, इसका इंपैक्ट कई सालों तक बना रहा, इसलिए निरस्त्रीकरण की बात की जाती है, यानी कि प्रमोट डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि वेपन्स को प्रमोट ना करना। नेक्स्ट क्या? परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना। अगर एटॉमिक एनर्जी है या न्यूक्लियर एनर्जी है तो इसका एनर्जी में यूज करो, ना कि बम्स में यूज करो। तो पीसफुली यूज को प्रमोट किया गया है यहाँ पे। वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता, ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बना रहे, इसलिए ही परमाणु अप्रसार व्यवस्था को लाया गया, यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को लाया गया। नेक्स्ट क्या? निरीक्षण और अनुपालन, इंस्पेक्शन की जा सके, कमीशन को बनाया गया, एटॉमिक कमीशन को, और जो रूल्स बनाए गए उनका अनुपालन हो, उनका कंप्लायंस हो, उनको फॉलो भी किया जाए, ये ध्यान रखा गया। अब इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, उन व्यवस्थाओं को बताना है आप, वो सारे जो रिजिम्स है। पहला है
IAEA, जिसको 1957 में बनाया गया, जिसको हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नाम से जानते हैं। 1988 में इसने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का प्रोटोकॉल बनाया। अब जो भी एटॉमिक एनर्जी बनाएगा तो उसको शांतिपूर्वक तरीके से यूज करेगा, ना कि एटॉमिक बम के लिए। नेक्स्ट क्या, सीमित या आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, लिमिटेड या पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी कह सकते हो आप इसको, जिसको हथियारों की होड़ को कम करने के लिए 5 अगस्त 1963 में इस एग्रीमेंट को लाया गया और इसमें ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन के द्वारा साइन किया गया, ताकि परमाणु टेस्ट अप नहीं करेंगे और इसको प्रमोट नहीं किया जाएगा एटम बम्स को। नेक्स्ट क्या है, परमाणु अप्रसार संधि 1968 में। अभी आपको बताया ना मैंने कि 5 देशों ने जो परमाणु टेस्ट कर लिया, अब उन्होंने ये ट्रीटी लेकर आ गए। अब जो अब इस पे सिग्नेचर करेगा फिर वो अब टेस्ट नहीं कर सकता। भारत, पाकिस्तान और इजराइल को छोड़कर यूएनओ के जितने भी कंट्रीज थे उन सब ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया, क्योंकि भारत ने सिग्नेचर किया नहीं। भारत ने 1974 में 18 मई को टेस्ट किया, फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 11 मई को फिर से टेस्ट किया। इस टाइम पे 11 मई 1974 में 18 मई को टेस्ट किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, और 1998 में मई के महीना था, बस डेट 11 थी, यानी कि 11 मई को अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे फिर से टेस्ट किया गया। और स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जो हमने चलाया अपना मिशन, ये दुनिया भर में फैला और अमेरिका भी देख के शॉक्ड हो गया। हम अपनी सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, समुद्री तट इतिहास संधि 1971 में किया गया। अब इसमें यह कहा गया कि ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन के साथ 91 देश जिन्होंने 1971 के फरवरी मंथ में जिन्होंने सिग्नेचर किया इस ट्रीटी पे, जैसे इसको 1972 में इंप्लीमेंट कर दिया गया। और इसका काम क्या था, जो समुद्र का तट है, जो समुद्री इलाका है, जहाँ पे आपका समुद्र का इलाका खत्म हो रहा है, जो आपके देश से लगा हुआ है, उससे 12 मील दूर तक कोई भी एटम टेस्ट नहीं करेगा। इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT, जिसको 1996 के अंदर लाया गया। और इसका भी मेन काम क्या था, परमाणु हथियार को रोकना, इसके टेस्ट को रोकना। जो हम टेस्ट करते हैं, कोई भी न्यूक्लियर बम बनाता है तो न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, तो इसलिए इस टेस्ट पे ही रोक लगा दी गई। और 24 सितंबर 1996 को इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, जिससे कि जो विनाशकारी जो न्यूक्लियर, उसके ऊपर रोक लगाया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो है प्रवासन एवं वैश्विक मुद्दा, माइग्रेशन एज अ ग्लोबल इशू। आज माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो माइग्रेशन क्यों होता है, इसका माइग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, जिसको हिंदी में प्रवासन कहा जाता है। देखिए, बेहतर आर्थिक स्थिति के लिए, हमें अच्छी जॉब के लिए लोग अपने देश को छोड़कर किसी और देश में चले जाते हैं, अपने देश की सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए। मान लो वहां पे एजुकेशन सही नहीं है, तो एजुकेशन के लिए भी लोग देश को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए चले जाते हैं, या उनको अपने देश में सताया जा रहा हो, तो इस वजह से भी वो देश को छोड़ देते हैं। तो इसके कई सारे इशू हैं, कई सारे इसके रीजन है। क्या क्या रीजन है, सबसे पहला हिस्टोरिकल रीजन की बात करते हैं हम, या हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करते हैं। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया, 15 अलग अलग हिस्सों में बिखर गया। तो जैसे ही अलग अलग जब हिस्से में बिखरा, तो उन देश में रहने वाले लोगों ने उसको छोड़कर किसी और यूरोपियन कंट्री में जाकर बस गए। जैसे कि 1992 में स्लोवाकिया टूट गया, तो जैसे इनका पार्टीशन होता है, तो यहाँ रहने वाले लोग भी यूरोपियन कंट्रीज के अलग अलग देशों में जाके बस गए। ये तो हो गया हिस्टोरिकल चेंजेस। जैसे भारत का पार्टीशन हुआ तो भारत के लोग पाकिस्तान चले गए, तो ये तो पार्टीशन वाला हो गया मामला। तो इस वजह से भी प्रवासन होता है, इस वजह से माइग्रेट होते हैं लोग। लेकिन नेक्स्ट क्या है, जब पॉपुलेशन भी बढ़ रही हो, आज मान लो कि एक देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, भारत के लोग इसलिए भारत को छोड़ देते हैं, अरे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, महामारी इतनी है, गरीबी इतनी है, आपकी जॉब को आपकी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, पैसा इतना नहीं है, यहाँ पे इनकम इतनी नहीं होती, छोड़ के यूरोपियन कंट्री जाके बस जाते हैं वो। अब इस वजह से भी छोड़ देते हैं, बढ़ती पॉपुलेशन भी एक कारण बनता है इसका। नेक्स्ट क्या है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के वजह से होने वाले जो नेचुरल डिजास्टर है, ये भी देश को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। मान लो देश के अंदर बाढ़ आ जाए, ऐसी कोई आपदा आ जाए, सूखा पड़ जाए, तूफान आ जाए, अब इसके वजह से भी लोग देश छोड़ देते हैं, मजबूर होना पड़ जाता है उनको। इसकी वजह से कहाँ से भाई रोटी पानी खाएंगे, वो अपना बर्बाद हो जाएंगे, जान जा सकती है उनकी। तो नेक्स्ट क्या है, अर्थव्यवस्थाओं में अंतर, यानी कि डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक्स में। देखिए, जो एक देश की इकोनॉमी होती है, अगर वो खराब है, अगर वो कमजोर है, तो पर कैपिटा इनका भी कम होगा उस देश के अंदर, देश के लोग कहाँ से तरक्की कर पाएंगे। इसलिए वो अच्छी सैलरी के तलाश में, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी अच्छा हो, इसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट के तलाश में किसी और देश में जाके बस जाते हैं। और ऐसा अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज के लोग करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में रहने वाले लोग वो डेवलप कंट्री में जाके रह जाते हैं, चाहे जैसे तैसे जाके रहे, वहीं जाके बस जाते हैं, और ऐसे में देश छोड़कर जाना एक मुद्दा बन जाता है। नेक्स्ट क्या, जबरन विस्थापन, कई बार तो फोर्सफुली माइग्रेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा हो देश के अंदर, जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान आया तो कई लोग देश छोड़ के गए। सीरिया, इराक, ईरान में कई बार ऐसा होता है, तो आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज जो लगे हुए हैं, जैसे जॉर्डन हो गए, लोग वहां चले जाते हैं। यानी कई बार देश के अंदर जो उत्पीड़न हो रहा है, उनको सताया जा रहा है, उसके वजह से भी वो देश को छोड़कर चले जाते हैं। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है, तो ये सारे रीजन है माइग्रेशन के, या नेचुरल डिजास्टर हो गया, कई सारे रीजन हो सकते हैं माइग्रेशन के, जो कि माइग्रेशन का कारण बनता है। इस पूरे सिलेबस के अंदर टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, और यही क्वेश्चन आपका पूरा एग्जाम में कर जाना है। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं विद आंसर के साथ ये समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को देख लेने के बाद एक बार नोट्स को जरूर प्लीज रीड कर लेना, ताकि एग्जाम में जब आप आंसर लिखने जाओ तो कुछ भूलो नहीं, और सेम इसी फॉर्मेट के अंदर आप आंसर भी लिख कर आओ। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स को डाउनलोड करने की। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा, और जो भी आपको नोट्स चाहिए, सिंपल उस पर क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपको लगेगा, एक बार इस नोट्स को रीड कर लीजिए।
ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज रेड बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है आपके लिए ऐसे ही और काम करने के लिए, और हर सेमेस्टर में आपके काम आऊंगा। इसलिए अपना दिल का रिश्ता दिल से बना कर रखें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।